आज की ये कहानी लुक नाम के असासन की है, जो कि लोगों को टपकाने का काम करता है। और लुक काफी स्किल्ड असासन है, जो कि आज तक अपनी मिशन में कभी भी फेल नहीं हुआ। और पूरी जिंदगी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद लुक चाहता है कि वो रिटायर होकर दूसरे असासन को ट्रेनिंग दे, लेकिन ये बात उसकी ऑर्गेनाइजेशन वालों को पसंद नहीं आती। वो लुक को चालाकी से मार देते हैं, लेकिन तभी लुक की सोल को एक गॉडेस समन करती है, जहाँ पर गॉडेस लुक को बताती है तुम एक नए मैजिकल वर्ल्ड में रीइंकार्नेट किया जाएगा और वहाँ पर जाकर तुम्हें डीमन लॉर्ड को हराने वाले हीरो को मारना होगा, वो भी अपनी 18 की एज में आने से पहले। लुक पूछता है कि मुझे ऐसा क्यों करना है, जिस पर कि गॉडेस उसे बताती है जैसे ही वो हीरो उस डीमन लॉर्ड को हराएगा, वो खुद ही उस दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा और तुम्हें अपनी 18 की एज में आने से पहले उस हीरो को मारना होगा। और अगर तुम इस मिशन में फेल हो जाते हो तो 18 सालों के अंदर ये दुनिया खुद ब खुद अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। देखते हैं लुक अपने मिशन में कामयाब होता है या फिर नहीं। कहानी की शुरुआत में हमें एक महल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की दूसरी लड़की का मेकअप कर रही होती है, लेकिन तभी वो लड़की वहीं पर रोना शुरू कर देती है। ये मेकअप आर्टिस्ट उसे बताती है अगर तुम रोती रहोगी तो मैं तुम्हारा मेकअप नहीं कर पाऊंगी। ये लेडी उसे बताती है कि मुझे सुंदर मत बनाओ। और हम देखते हैं एक लड़की बाहर हॉल में आ जाती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर लड़कियों की नीलामी चल रही होती है। सभी लोग अपनी अपनी बोलियां लगा रहे होते हैं, लेकिन ये लड़की इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और हम इस लड़की को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी गार्ड से बोल रही होती है जल्दी से जाकर बोली को बढ़ा दो, जिस पर ये बंदा बोलता है हम पहले काफी पैसे लगा चुके हैं। जिस पर ये लड़की बोलती है कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है। वो लड़की काफी खास है। वो नेक्स्ट सीन जाता है मेकअप रूम का, जहाँ पर हम देखते हैं लड़की अभी भी रोए जा रही होती है। वो बताती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अपनी माँ से मिलना है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और लड़की को देखते हैं जो कि इस नीलामी से काफी खुश थी। और अब उस लड़की का भी नंबर आ जाता है और अब वो लड़की जैसे ही नीलामी रूम में आती है सभी लोग उसे ही घूरे जा रहे होते हैं। वो लड़की भी असल में काफी सुंदर थी। सभी लोग बहुत ही तेजी से उसके ऊपर बोली लगाना शुरू कर देते हैं। ये लड़की भी अपने मन में सोच रही होती है देखने में यहाँ पर सभी लोग क्रिमिनल जैसे लगते हैं, न जाने कितनी लड़कियां तुम्हारी वजह से बर्बाद हो चुकी है। और अब वो लड़की अपने मैजिक क्रिएशन नाम के मैजिक का यूज करती है। वो अपनी जंजीरों को तोड़ देती है, साथ ही में वो एक राइफल को समन करती है। और ये लड़की भी वहाँ पर अब सभी को गन से शूट करने लगती है। ये बंदा भी बोलता है वहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन तभी ये मेड उसके ऊपर अटैक करके उसे भी बेहोश कर देती है। ये मेड उन दोनों बंदों को बता रहे होते हैं कि तुमने अपनी मर्जी से लेडी कोलाइडो के ऑर्डर को फॉलो किया और अब उन लोगों ने भी अपने हथियार को बाहर निकाल लिया था। ये लड़की भी अपने भाले को बाहर निकाल लेती है और ये उन दोनों को एक एक करके मार रही होती है। और ये मेड उन सभी गार्ड को ऐसे मार रही होती है मानो ये इस चीज के लिए काफी ज्यादा ट्रेन हो। ये मेड भी अब उस बंदे से चाबी ले लेती है और वो उस लड़की को देती है। मेड बताती है कि अपनी हथकड़ियों को खोलो और सभी को लेकर यहाँ से भाग जाओ। बाहर हम इस लड़की को देखते हैं जो कि अभी भी अपनी गन से इन सभी को मारे जा रही होती है। वही हम छत पे खड़ी इस लेडी को भी देखते हैं जो कि इस बंदे से बोलती है हमारे बॉडीगार्ड कब आने वाले हैं। और वैसे इस लेडी का नाम कोलाइडो है। ये लड़की भी कोलाइडो के ऊपर अटैक कर रही है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि इसके ऊपर अटैक कर देता है। ये लड़की अपने स्पेशल विजन का यूज करती है। उसे पता चलता है कि सामने वाले बंदे के पास मैजिक है, लेकिन तभी वहाँ पर वही मेड आती है जो कि उस बंदे से फाइट करने लगती है। और वैसे इस मेड का नाम डाल्ट है। डाल्ट अब अपनी गन का यूज करते हुए वहाँ पर बहुत सारे बंदों को मार देती है। वैसे ये लड़की डाल्ट को बताती है मुझे अपने मैजिक का यूज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और अब डाल्ट भी वहाँ पर सभी लोगों को मारने लगती है। इधर इस लड़की ने भी अपने मैजिक को पूरा कर लिया होता है। वो वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट करती है जिससे कि उनके बाकी के साथियों को सिग्नल मिल जाता है। वही हम दूर छिपे दो असैसिन्स को भी देखते हैं। ये लड़की बोल रही होती है हमें सिग्नल मिल चुका है और शायद लेडी कोलाइड भी वहीं पर है। हम वहाँ पर एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम लुक था और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। वैसे इस लड़की का नाम भी महा है। महा लुक को बताती है इनकी ऑर्गेनाइजेशन को एक सीक्रेट तरीके से पैसा मिल रहा था। जब मैंने इसे इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला ये डाकुओं की मदद से गाँव से पैसे उन लड़कियों को चोरी करते हैं और बाद में रईसों को उन लड़कियों को बेच देते हैं। और अब लोग भी बोलता है दिया और डाल्ट इस मिशन के लिए सबसे बेस्ट थे। इन लोगों ने डाकुओं की मदद से दूसरे गाँव पर हमला किया और ह्यूमन ट्रैफिक एक बड़ा क्राइम है और इन लोगों की वजह से हमारे अंतरराष्ट्रीय मामले सबके सामने आ गए और लेडी कोलाइड ह्यूमन ट्रैफिक के लिए जिम्मेदार है। इसी के साथ लोग उस लेडी कोलाइड को शूट कर देता है और अब सीन जाता है पास्ट में, जहाँ पर हम दो असैसिन्स को देखते हैं। और ये बंदा हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। उसके साइड में खड़ी लड़की भी उसे दुश्मनों के बारे में जानकारी दे रही होती है कि वो कहाँ पर और कितने फीट पर खड़े हैं। लुक भी उन्हें शूट कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ बंदे एक वैन के पीछे छिप गए होते हैं, लेकिन लुक उन्हें भी बहुत ही आराम से मार देता है। लुक उस लड़की को बताता है हमारा मिशन पूरा हुआ। लुक वहाँ से जा रहा होता है। ये लड़की लुक को बताती है माफिया के बहुत से लोग बचे हैं, जिस पर लुक उसे बताता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें उन 6 लोगों को मारने के लिए कहा था। ये लड़की उसे बताती है अगर हमने उन्हें नहीं मारा तो वो तैयार होकर हमारे ऊपर अटैक करेंगे। लुक उसे बताता है ज्यादा मत सोचो, वैसे भी हम जस्टिस करने वाले हीरो नहीं है और वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें इन 6 लोगों को मारने के लिए कहा था। अगर वो चाहते तो माफिया के बॉस को भी हमें मारने के लिए बोल सकते थे। वो चाहते हैं कि हम माफिया बॉस के माइंडसेट को बिल्कुल ही चेंज करते हैं और वैसे भी हम ऑर्गेनाइजेशन के एक प्यादे हैं। हम अपनी मर्जी से यहाँ पर किसी को भी नहीं मार सकते। मिशन पूरा हुआ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी इस दुनिया में इस बंदे का नाम लुक नहीं है, कुछ हो रहे, लेकिन मैं इसे लुक कहकर ही बुलाऊंगा। लुक अब आसमान में कुछ चीज को नोटिस करता है। वो उस लड़की को साइड करते हुए बोल रहा होता है गाड़ी में चलाऊंगा। ये लड़की पूछती है वैसे हुआ क्या है। लुक उसे बताता है कि हमें एक स्पाई ड्रोन ने कैच कर लिया है
है और हमें यहाँ से भागना होगा। वो लड़की बोली है हमें हेडलाइट बंद कर देनी चाहिए। लुक बोलता है मुझे उसकी परवाह नहीं है, जल्दी से हमारे वेपन को तैयार करो क्योंकि आर्मी यहाँ पर जल्दी ही आने वाली है, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। हम देखते हैं वहाँ पर आर्मी भी आ चुकी है। हम देखते हैं वो लड़की भी अब आर्मी वालों के ऊपर अटैक कर देती है। जवाब में ये लोग भी लुक की वैन के ऊपर फायर करने लगते हैं, जैसे कि कुछ ही देर में लुक की वैन ब्लास्ट हो जाती है और अब हमें कुछ मिनट के पहले का सीन दिखाई देता है जहाँ पर लुक इस लड़की को बता रहा होता है ड्रोन ने हमें कैप्चर कर लिया है, अगर हम हेडलाइट को बंद कर भी दे तो वो इंजन की गर्मी से हमारा पता लगा लेगा। जल्दी से गन को पीछे की तरफ सेट करो और उसके ट्रिगर पर एक तार को बांध देना। जैसे ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता आएगा उस गन का ट्रिगर ऑटोमेटिकली दब जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि ड्रोन कैमरा एक टाइम पर एक जगह पर फोकस कर सकता है और हम मौका देखकर गाड़ी से कूद जाएंगे और इसी तरह से उनकी छोटी सी स्ट्रेटेजी से उनकी जान बच जाती है। उधर हम कुछ दूरी पर लुक को देखते हैं। लुक बोलता है बच गए, लेकिन लुक उस लड़की के पैर में एक चोट को देखता है। वो लड़की अब लुक को बताती है जैसे ही हम गाड़ी से कूदे थे उसी टाइम पर मुझे चोट लग गई। लुक अब उसकी मलहम पट्टी करता है। ये लड़की भी अब लुक को बताती है शायद आर्मी यहाँ से दूर जा चुकी है तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए, जिसमें कि लुक बोलता है अभी नहीं, अगर हम अभी निकलते हैं तो ड्रोन कैमरा हमें कैप्चर कर लेगा, इसलिए हम सुबह होने तक का वेट करेंगे। और अब ये लड़की भी लुक से पूछती है वैसे तुम एक असैसिन क्यों बने, जिसमें कि लुक उसे बताता है वैसे मेरा जन्म इसी ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है और मुझे बचपन से लोगों को मारने की ट्रेनिंग मिली है और वैसे मैं बस एक किलिंग मशीन हूँ जैसे कि लोगों को मारने के लिए बनाया गया है। मेरी जिंदगी का बस यही एक मकसद है। ये लड़की बोलती है वैसे क्या तुम इन सभी कामों से कभी बोर नहीं होते क्या? लुक बोलता है बिल्कुल भी नहीं, और मुझे कुछ ये कि मैं एक असैसिन हूँ और मैं ऑर्गेनाइजेशन के काम आ पाया। ये लेडी बोलती है क्या तुम्हारे अंदर कोई इमोशन है भी? लुक बताता है असैसिन में इमोशन नहीं होता, इमोशन इंसान के डिसीजन लेने की क्षमता को कम कर देते हैं, इसलिए असैसिन को इमोशनलेस ही होना चाहिए। लेकिन मेरी अब उम्र हो चुकी है। ये लड़की बोलती है क्या तुम रिटायर होना चाहते हो? लुक बोलता है हाँ, मैं रिटायर होकर जापान की ऑर्गेनाइजेशन से साइन अप करूंगा और वहाँ पर नए असैसिन्स को ट्रेनिंग दूंगा और मेरा आज का मिशन भी एक नौसिखी को ट्रेनिंग देना ही था। जिस पे कि ये लड़की भी गुस्सा हो जाती है। वो लुक से बोल रही होती है मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ, मुझे भी ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग मिली है, मैंने ऑर्गेनाइजेशन में टॉप किया था। लुक बताता है तुम्हें जिसने ट्रेनिंग दी है वो बेकार है। ये लड़की बोलती है ऐसा नहीं है, लेकिन तभी लुक उसके माथे पर गन तान देता है। लुक उसे बताता है ये तुम्हारी ही गन है और इसका ट्रिगर भी तुम्हारी ही तरफ है, ऐसा क्यों है? ये लड़की बोलती है मुझे नहीं पता। लुक बोलता है वो इसलिए क्योंकि तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया और वैसे भी मैं इस मिशन को खत्म करने के बाद तुम्हें भी मारने की प्लानिंग बना रहा था और वैसे भी निंजा को ट्रेनिंग देने वाली बात झूठ थी। क्या तुमने इस बारे में सोचा था? वो लड़की इसमें हाँ में जवाब देती है और अब तुम मेरे लिए एक बोझ बन चुकी हो तो मुझे तुम्हें मारना होगा। लुक बोलता है पहले तुमने ऑर्गेनाइजेशन में क्या सीखा था? ये लड़की से बता दी पहले अपनी बंदूक से शूट करो और जितना हो सके उतना दूर भागो। लुक बोलता है तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? जिस पर ये लड़की इसे बताती है क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। लुक बोलता है इसलिए तुम एक नौसिखी हो, क्योंकि जो प्रोफेशनल असैसिन्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कभी भरोसा नहीं करते। क्या तुम मेरी बात समझ गई? लुक भी अपनी गन को अब नीचे कर लेता है जिससे कि उस लड़की की जान में जान आती है। वो उसे बताता है अब तुम्हें किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है और अब चुपचाप सो जाओ। और अब ये लड़की भी लुक के ऊपर अपनी गन तान देती है। लुक भी बोल रहा होता है चुपचाप सो जाओ। ये लड़की बोलती है मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। वैसे भी असैसिन को किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। लुक बोलता है तुम गोली नहीं चला सकती, क्या तुमने बंदूक के वजन को नोटिस नहीं किया? लुक ने बंदूक की गोलियां पहले ही निकाल ली थी। ये लड़की बोलती है ये तुमने कब किया? लुक उसे बताता है इसलिए तुम एक नौसिखिए हो और वैसे मैं उस लड़की को गन क्यों दूंगा जैसे कि मैंने अभी अभी धमकी दी है। नेक्स्ट में हम लुक को एक दूसरी वैन में देखते हैं। लुक अपने कंप्यूटर के सामने होता है जहाँ पर एक बंदा लुक से बोलता है तुमने अपने मिशन को पूरा कर लिया है और अब तुम खुशी खुशी रिटायर हो सकते हो। लुक उसे बताता है वैसे मैंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है, वहाँ पर मैं नए असैसिन्स को ट्रेनिंग दूंगा। वो बंदा उसे बताता है ड्रॉर के अंदर तुम्हारा सभी सामान रखा है, तुम उसी के अनुसार अपना काम जारी रख सकते हो। और अब लोग उस लड़की को अपने पास बुलाते हैं, बोलता है ये हम दोनों के नकली पासपोर्ट है, तुम्हारा नाम होगा मीरा मैटस और मेरा नाम है एलन स्मिथ और आज रात हम जापान के लिए निकल रहे हैं जहाँ पर हम निंजा से मिलेंगे। नेक्स्ट में हम उन सभी को फ्लाइट में देखते हैं और अब फ्लाइट भी टेक ऑफ हो चुकी थी और अब लोग भी अपने मन में सोच रहा था इसी के साथ में एक असैसिन की जॉब को छोड़ रहा हूँ और यहाँ पर सब कुछ खत्म होता है। लेकिन तभी फ्लाइट को काफी बड़ा झटका लगता है। फ्लाइट का एक इंजन फेल हो चुका था और अब न्यूज में सभी को बताया जा रहा होता है एमएवी फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया है। सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मीरा भी अब लोग से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। लोग उसे बताता है ये सब ऑर्गेनाइजेशन ने किया है और मुझे पता था कि ये सब होगा। मीरा पूछती है मैं कुछ समझी नहीं। लोग उसे बताता है प्लेन हाईजैक ये बस एक र्यूमर है, असल में ऑर्गेनाइजेशन एक प्यादे का यूज करके मुझे मारना चाहता है और मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी हद तक गिर जाएंगे और उन्होंने प्यादे के रूप में तुम्हें इस्तेमाल किया है ताकि वो मुझे मार सके। और अब लोग भी कैप्टन के रूम में जा रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर एयर होस्टेस आती है जो कि बोल रही होती है तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। लोग उसे बेहोश कर देता है। वो जैसे ही पायलट के रूम में जाता है वो देखता है सभी पायलट अब बेहोश हो रखे थे। लोग भी अपने मन में सोच रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि वो लोग मुझे मारने के लिए इतनी हद तक गिर जाएंगे और बस अभी मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को मारा है और आज मेरी बारी है। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो मेरे लिए इतना शानदार इंतजाम करेंगे। हम उस प्लेन के पीछे एक छोटे फाइटर प्लेन को देखते हैं जो कि अपने मिसाइल से उस प्लेन के ऊपर अटैक करता है और अब वो प्लेन भी वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। वही हम नेक्स्ट सीन में लुक की सोल को देखते हैं। लुक अपने मन में सोच रहा था ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा क्यों किया, मुझे
ऑर्गेनाइजेशन पर काफी ज्यादा भरोसा था। मैं उनके लिए काफी ज्यादा लॉयल था। अगर वो मुझे कह दे तो मैं ऐसा ही उनके लिए जान दे देता और मुझे धोखा दिया गया है। लुक भी बोल रहा होता है मैंने जो नेगेटिव इमोशन दबा दिए थे अब वो बाहर आ रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर किसी का हाथ आता है जो कि लुक को ऊपर की तरफ खींच रहा होता है। नेक्स्ट में हम लुक को हेवन में देखते हैं। लुक सोच रहा था वैसे मैं कहाँ पर हूँ, क्या ये कोई सपना तो नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर गॉड आती है जो कि बोल रही होती है ये कोई सपना नहीं है। भले ही तुम उस दुनिया के सबसे बेहतरीन असैसिन थे लेकिन तुमने अपने आप को ही मार डाला। वैसे तुम्हारे मरने के बाद मैंने तुम्हारी सोल को यहाँ पर बुलाया है। लुक उससे पूछता है लेकिन क्यों। गॉड उसे बता दी है ताकि मैं तुम्हारी ऑप्शन तुम्हें दे सकूं। और अब गॉड उसे पहला ऑप्शन बताती है तुम दोबारा से अपनी पुरानी दुनिया में जन्म लोगे लेकिन तुम्हें वहाँ पर कुछ भी याद नहीं रहेगा। लुक बोलता है और दूसरा ऑप्शन तुम एक नई दुनिया में जन्म लोगे जहाँ पर तुम्हें सब कुछ याद रहेगा और तुम्हारा असैसिन का नॉलेज और तुम्हारा एक्सपीरियंस वो भी तुम्हारे साथ ही रहेगा। लुक बोलता है तो इसका मतलब ये है मैं दूसरी दुनिया में अपनी यादों के साथ ही पैदा हो सकता हूँ। लेकिन वैसे आप मुझसे चाहती क्या हो, मुझे किसे मारना है। गॉड बोलती है तो तुम समझ गए तो फिर मैंने एक सही बंदे को ही चूज किया है। गॉड ऐसे बताती है तुम एक मैजिकल वर्ल्ड में जन्म लोगे और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ के हीरो को मार दो। और अब कॉटेज भी लुक को बता रही होती है वैसे हम दूसरे लोगों की आत्मा की गंदगी को साफ करके उन्हें यहाँ पर समन करते हैं और इस बार तुम्हें ये मौका मिला है। तुम अपनी यादों के साथ ही दूसरी दुनिया में पैदा हो सकती हो। तुम काफी किस्मत वाले हो और ऐसे मौके को गवाना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। और अब लुक कॉटेज से अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है जिस पर की कॉटेज बोल रही है इसका मतलब ये है कि तुम मेरी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो। जिस पर की लुक बोलता है हाँ इस नई दुनिया में मुझे किसी से भी खतरा नहीं है और मैंने अपनी पुरानी दुनिया में बहुत सारे लोगों को मारा है और मैंने अपने इमोशन को दबा दिया था ताकि मैं एक बेहतरीन असैसिन बन सकूं। लेकिन आखिर में मेरी ऑर्गेनाइजेशन वालों ने मुझे मार दिया। इसका मुझे काफी ज्यादा अफसोस था और अगर मुझे एक नया जीवन मिलता है तो मैं अपना रास्ता खुद ही चूज करूंगा और वो रास्ता एक असैसिन जैसा नहीं होगा। गोडेस बोलती है चलो ठीक है तुम्हें उस दुनिया के हीरो को मारना होगा वो भी अपनी 18 की एज से पहले। गोडेस अपनी पावर का यूज करते हुए लुक के दिमाग में एक साथ उस पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन को डाल देती है। और अब लुक बोलता है अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ लेकिन वैसे आप उस हीरो को मरवाना क्यों चाहती हो। जिस पर गोडेस उसे बताती है कि आज से 16 साल बाद वो हीरो डीमन लॉर्ड को हराएगा। उसके बाद वो खुद ही इस दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा और 18 साल के बाद ये दुनिया खुद अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अब लोग भी बोल रहा होता है बस मैं एक इंसान हूँ और मेरी एबिलिटीज काफी सा कम है लेकिन वो एक हीरो है उसके पास पावर्स बहुत ही ज्यादा है इसलिए मुझे उसे हराने के लिए ज्यादा से ज्यादा पावर्स चाहिए। और अब कॉटेज भी लुक से बोलती है मैं तुम्हें एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा पावर दूंगी और ये इस दुनिया की स्किल्स है जो पर हर इंसान को सिर्फ 5 स्किल दी जाती है और मैं तुम्हें मौका देती हूँ तुम खुद से ही अपनी 5 स्किल्स को चूज कर सकती हो और तुम उस एबिलिटी के टाइप को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकती हो। और अब लुक भी कॉटेज से पूछता है वैसे यहाँ की देवी दूसरी दुनिया में दखल अंदाजी नहीं कर सकती, क्या ये गलत नहीं है। जिस पर की देवी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे यहाँ सोल्स की कमी हो गई थी तो मैंने दूसरी दुनिया से मंगवा ली और तुम किस्मत वाले हो कि तुम यहाँ पर आए। और मेरे आपसे 2 सवाल है अगर मैं उस हीरो को 16 साल की एज से पहले ही मार दूं तो क्या होगा। जिस पर की गॉडेस उसे बताती है ऐसा मत करना और वैसे भी डीमन किंग को बस हीरो ही हरा सकता है। दूसरा सवाल वैसे आप उस हीरो को क्यों मारना चाहती हो। अगर मैं उस हीरो को मारे बिना इस दुनिया को बचा लूं तो फिर क्या होगा, क्या आप इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो। जिस पर की गॉड बोलती है इसमें कोई शक नहीं मैं इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहती। जहाँ तक हीरो की बात है अगर तुम उसे मारे बिना ही दुनिया को बचा लेते हो तो मुझे इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब लोग भी गॉड की सारी शर्तों को मान लेता है। गॉड बोलती है अब तुम अपनी स्किल्स को चूज कर सकती हो। लोग भी बोल रहा होता है कुल मिलाकर 1,81,000 स्किल्स कार्ड है और मुझे इनमें से बस 5 स्किल को चूज करना है। और अब लोग अपनी पहली स्किल सुपर रिकवरी को चूज करता है जिसमें उसे स्टेमिना और स्ट्रेंथ मिलेगी और वो सेल्फ हीलिंग भी कर सकता है। और उसकी सेकंड स्किल जॉन बीवर्स के नाम से थी जिससे कि वो नए जातियों को क्रिएट कर सकता है। और उसकी तीसरी स्किल जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स को कहीं तक बढ़ा सकता है। और उसकी चौथी स्किल ट्रू मार्शल आर्ट थी और इसी के साथ उसने अपनी 5 स्किल्स को चूज कर लिया था। और लुक अपनी 5 गुणों को भी चूज करता है जिसमें धरती आकाश जल और हवा थी। और नेक्स्ट में गॉड भी लुक की स्किल्स को चेक कर रही होती है। गॉड सब लुक को बता दी है तुम्हारे रीइंकार्नेशन का टाइम आ चुका है। लुक भी बोलता है मैं तैयार हूँ। गॉड उसे बता दी है दुआ हाथे जो कि एक असैसिन की फैमिली है तुम वहीं पर जन्म लोगे। नेक्स्ट में हमें उस मैजिकल दुनिया का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हमारा हीरो इस दुनिया में जन्म ले चुका है जहाँ पर उसके डैड ने उसका नाम लुक रखा था। और उसकी मॉम एस्ली अपने हस्बैंड से पूछती है क्या तुम इसे भी दुआ हाथी बनाने वाले हो। जिस पे लुक का फादर बोलता है इस दुनिया को दुआ हाथे की जरूरत है, कुछ दाग है जिन्हें की मर्डर से ही मिटाया जा सकता है। एस्ली बोलती है क्या तुम इसे भी एक असैसिन बनाने वाले हो। मैं अपने बेटे को दोबारा से नहीं खोना चाहती। जिस पे लुक का फादर बोलता है मैं अपने बेटे को दोबारा से मरने नहीं दूंगा। और वैसे लुक के बाप का नाम कियोन दुहाते था। कियोन बोलता है मैं अपनी बेटी को काफी ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा। और अब लोग भी हमें बता रहा होता है मेरा जन्म अल्बर्ट साम्राज्य के दुहाते परिवार में हुआ जो कि यहाँ का काफी ज्यादा अमीर परिवार है। और अब हमें 7 साल के बाद का सीन दिखाई देता है। हमारा हीरो भी अब 7 साल का हो चुका है। वो जंगल में शिकार के लिए आया था। लोग हमें बता रहा होता है मुझे एक बेहतरीन असैसिन बनने के लिए मुझे मैजिक करना भी सीखना होगा लेकिन ये बिना टीचर के पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मैजिक नहीं सीख सकता, मैं खुद से भी मैजिक सीख सकता हूँ। लुक के सामने एक खरगोश था। लुक अपने एरो से उसे वहीं पर मार देता है। और अब नेक्स्ट सीन आता है
है लुक के घर का, जहाँ पर हम देखते हैं लुक अपने मॉम डैड के लिए खाना बना रहा होता है। जहाँ पर एशली अब लुक से बोलती है, क्या आज का खाना तुम अपनी मॉम को बनाने दोगे? जिस पर लुक बोलता है, आपने वैसे मुझे कहा था जब मैं शिकार करना सीख जाऊंगा तो मैं खुद ही खाना बनाऊंगा। लेकिन वहाँ पर कियोन आता है जो कि बोलता है, एशली लुक ने वैसे आज तक कुछ भी अजीब नहीं बनाया है और मुझे खुशी है कि हमारा बेटा एक अच्छा कुक है। और लुक के मॉम डैड उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। लुक भी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे हीरो को मारने के लिए ताकतवर बनना होगा और उसके लिए मुझे अपनी बॉडी को ग्रो करना होगा। बॉडी को ग्रो करने के लिए मुझे प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है और खरगोश के मीट में प्रोटीन काफी ज्यादा होता है। हम देखते हैं लुक सब्जियों को काफी तेजी से काट रहा होता है। उसकी ये स्किल को देखकर उसकी मॉम भी काफी ज्यादा शौक थी। हम देखते हैं लुक ने इस दुनिया में प्रेशर कुकर बनाया होता है। एशली भी उसकी तारीफ करते हुए बोल रही होती है, तुम्हारा ये मैजिक तो काफी ज्यादा कमाल का है। लुक एशली को बताता है ये कोई मैजिक नहीं बल्कि प्रेशर कुकर है। कियोन भी तारीफ करते हुए बोलता है, आज से पहले हमने ऐसा प्रेशर कुकर नहीं देखा और वैसे भी एक असिस्टेंट को एक अच्छे माइंडसेट की जरूरत होती है और मुझे तुमसे यही उम्मीद थी लुक। और अब लुक का भी खाना तैयार हो जाता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं बहुत सभी लोग डिनर टेबल पर लुक के बनाए हुए खाने को खा रहे होते हैं। एशली को भी वो खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। एशली बोलती है, आज से पहले मैंने ऐसा अच्छा खाना नहीं खाया। क्या हो कि हम इस बार के हार्वल फेस्टिवल में सभी मेहमानों को हम यहाँ पर बुलाए और उन्हें लुक का बनाया हुआ खाना खिलाए, जैसे कि वो सब लोग भी काफी ज्यादा खुश होंगे। कोलिन भी बोल रहा होता है, इस खाने को हम शहर में बेचकर काफी अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। लुक भी अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे मॉम डैड काफी ज्यादा शांत स्वभाव के हैं और वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, मानो ये सभी काफी ज्यादा काइंड हो। और अब किलोन भी लुक से बोलता है, खाना खाने के बाद ट्रेनिंग रूम में आ जाना। नेक्स्ट में लुक हमें बता रहा होता है, मेरे डैड का एक छुपा हुआ चेहरा भी है। और अब लुक भी अपने डैड के पास आ जाता है। लुक के डैड बोले हैं, अपने कपड़े उतारो। लुक के डैड बोलते हैं, पहला पोस्चर। वो लुक की बॉडी को चेक कर रहे होते हैं। लुक भी हमें बता रहा होता है, मेरे डैड हर हफ्ते मेरी बॉडी को चेक करते हैं ताकि वो पता लगा सके कि मेरी मांसपेशियां और मेरी मसल ग्रोथ कैसी है। पूरे अल्बर्ट साम्राज्य में जिसे सबसे ज्यादा मेडिकल की जानकारी है वो हमारा दो हाथे परिवार है और जो नोबल्स होते हैं उन्हें हम हमारी जड़ी बूटियों से ठीक करते हैं। दूसरी तरफ जो बुरे लोग होते हैं हम उन्हें खत्म भी करते हैं। मेरे डैड ने मुझे मेडिसिन बनाना सिखाया, साथ ही में मुझे हत्या की टेक्निक भी सिखाई ताकि मैं एक परफेक्ट असैसिन बन सकूं। और बस मुझे ऐसी फैमिली की जरूरत थी ताकि मैं बड़े होकर उस हीरो को मार सकूं। और अब कोलिन भी लुक को बता रहा होता है, लुक बेटा तुम्हारी बॉडी काफी अच्छे से ग्रो कर रही है, तुम्हारे मसल्स भी अब पहले से कई ज्यादा बढ़ चुके हैं, तुम्हारी रिकवरी भी बहुत ही ज्यादा तेज है और अब तुम्हारी सर्जरी का सही टाइम आ चुका है। लुक पूछता है उससे क्या होगा, जिस पे कि कोलिन उससे बताता है, इससे तुम्हें दुआ हाथे की आंखें मिलेगी। लुक हमें बता रहा होता है, ये मैजिक से होने वाली सर्जरी है जिससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है और ये दुआ हाथे परिवार का काफी सीक्रेट राज है। और इस सर्जरी के होने के बाद आप अपनी आंखों से किसी के भी मैजिक को देख सकते हो। और अब नेक्स्ट में हम देखते हैं लुक की सर्जरी भी हो जाती है। नेक्स्ट में हम लुक की मॉम को देखते हैं जो कि उसे खाना खिला रही होती है। लुक उनसे बोलता है, मैं अपने हाथों से खाना खा सकता हूँ, वैसे मैं अभी कोई बच्चा नहीं हूँ। जिस पर ऐसा बोलती है, तुम पहले अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह हो। वो लुक को जबरदस्ती दूध पिलाने लगती है, लेकिन अब उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं। लुक उनकी आवाज को सुनकर ही उनके पास चला जाता है। और अब कियोन भी लुक से बोल रहे होने, लुक अब तुम्हारी आंखें कैसी है, तुम्हारा जगह में भर चुका होगा। और अब ऐसे भी लुक से पूछती है, क्या तुम देख सकती हो? लुक बोलता है नहीं, लेकिन मैं किसी की आवाज सुनकर भी उसका पता लगा सकता हूँ। जिस पर कियोन भी बोलता है, तुम काफी टैलेंटेड हो और अब मुझे तुम्हारी आंखों को चेक करना होगा। नेक्स्ट में लुक के फादर उसकी पट्टी को हटा देते हैं। लुक भी अपने सामने इस दुनिया को देखकर काफी ज्यादा शौक था। वो अपने न्यू विजन की हेल्प खेत में काम कर रहे किसानों को भी साफ साफ देख पा रहा था, यहाँ तक कि वो पानी में तैर रही मछलियों को भी साफ साफ देख पा रहा था। लुक भी अपने डैड से बोलता है, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। जिस पर कियोन बोलता है, हमारी सर्जरी कामयाब रही। और लुक अपने डैड की मैजिकल पावर्स को भी साफ साफ देख पा रहा था। कियोन उसे बताता है, मैं तुम्हें एक दिन ये सर्जरी भी सिखाऊंगा, क्योंकि एक ना एक दिन तुम अपने बेटे पर भी ये सर्जरी करोगे। और अब कियोन भी लुक से बोल रहा होता है, बेटा तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है, जिस चीज का तुम इंतजार कर रहे थे वो चीज आ चुकी है। जिस पर लुक बोलता है, क्या आपको एक मैजिक टीचर मिल गए? जिस पर कियोन बोलता है, हाँ, वो अगले हफ्ते यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए तुम अपनी मॉम के साथ मिलकर वेलकम पार्टी की तैयारी करो। और अब नेक्स्ट सीन होता है अगले हफ्ते का, जहाँ पर ऐसे ने लुक को लड़कियों वाले कपड़े पहना दिए होते हैं। लुक भी अपनी मॉम से बोलता है, वैसे आपने मुझे लड़की वाले कपड़े क्यों पहना दिए? वैसे उसे बता दिए, तुम इसमें काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो, बस अब मुझे हमारे पेंटर को बुलवाना चाहिए ताकि वो तुम्हारी इस ड्रेस में तुम्हारी फोटो को बना सके। लुक इस पर उसे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि आज यहाँ पर हमारी मैजिक सिखाने वाली टीचर आने वाली है। लुक बोल रहा होता है, अब मुझे इन कपड़ों को निकाल लेना चाहिए। जिस पर उसकी मॉम बोलती है, नहीं, तुम इन्हीं कपड़ों में अपने टीचर का स्वागत करोगे। वैसे भी मैंने इन कपड़ों को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत की है। और अब लुक को भी अपनी मॉम की बात को माननी पड़ती है। वो टीचर का स्वागत करने के लिए इन्हीं कपड़ों में जाता है। और अब वो मैजिक टीचर भी वहाँ पर आ चुकी है, जहाँ पर वो दोनों उसका स्वागत करते हैं। लुक भी इस चीज को देखकर हैरान था, ये टीचर तो खुद भी एक बच्ची है। और अब कियोन भी उस टीचर से बोलता है, टाइम निकाल कर यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। वो लड़की बोलती है, कोई बात नहीं, बस अभी इस लड़की को जादू सिखाना मेरे लिए काफी प्राउड की बात होगी। मैंने तो सुना था वो एक लड़का है। जिस पर लुक बोलता है, मैं एक लड़का ही हूँ। कियोन उसे बताता है, वैसे मेरी वाइफ को ऐसे कपड़े बनाने की आदत है। और अब लड़की भी कियोन से बोलती है, वैसे लुक अभी मैजिक सीखने के लिए काफी ज्यादा छोटा नहीं है। जिस पर कियोन उसे बताते हैं, लुक काफी ज्यादा खास है और उसमें आप ही की तरह टैलेंट भरा हुआ है। और अब वो लड़की भी लुक को आकर घूरने लगती है। वो लुक से बोलती है, क्या तुम्हें भी लगा था कि मैं एक बच्ची हूँ? वो अपने फायर मैजिक का यूज करती है। हम देखते हैं उसका फायर मैजिक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ये लड़की उसे बताती है, मैं अल्बर्ट साम्राज्य के टॉप 5
सब जादूगरों में से एक हूँ और वैसे मेरा नाम है दिया विकॉन। नेक्स्ट में हम लुक को देखते हैं। लुक अब दिया को बता रहा होता है, वैसे मेरा नाम लुक दुहाते हैं और मैं 7 साल का हूँ। जिस पर दिया बोलती है इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं तुमसे बस 3 साल ही बड़ी हूँ और अब से मैं तुम्हें 2 हफ्तों तक मैजिक की ट्रेनिंग दूंगी। और अब दिया लुक को एक फाउल स्टोन देती है। दिया उसे बता दी, मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें अपने मैजिक को इकट्ठा करो। और अब लुक भी अपना मैजिक उस फाउल स्टोन में डालने लगता है और वो फाउल स्टोन एक ही बार में चमकने लगता है। दिया इस पर उसकी तारीफ करती है कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि ये सब कर पाते हैं। वो ये लुक भी अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने अपनी स्किल्स की मदद से अपने मैजिक को 1000 गुना बढ़ा लिया है। काफी जरा हैरान थी। और हम देखते हैं लुक की मैजिकल पावर्स की वजह से वो फाउल स्टोन टूटने वाला होता है। दिया उसे बताती है इसे अपनी पूरी ताकत से आसमान में फेंको। लुक भी उसे आसमान में फेंक देता है। वो फाउल स्टोन वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और ये धमाका बिल्कुल एक न्यूक्लियर की तरह था। बिल्डिंग्स के कांच तक टूट जाते हैं और दिया तो इस पर काफी ज्यादा डर जाती है। और अब वहाँ पर एस्ले और कियोन भी आ जाते हैं। कियोन पूछता है कि इसमें लुक की कोई गलती नहीं थी। कियोन पूछता है क्या ये लुक ने किया है। दिया को लग रहा था कि लुक की फादर उसे डांटेंगे, वो उन्हें बता देती कि हाँ ये लुक ने ही किया है, जिस पर कियोन और एस्ले काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं हमें लुक से ही उम्मीद थी, वैसे भी लुक काफी ज्यादा टैलेंटेड है, वैसे हमने दिया पर भरोसा करके सही किया। कियोन अब दिया से बोल रहा है वैसे इस मैजिक का यूज जग में किया जाता है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे हत्याओं के मैजिक सिखाओ ताकि एक बेहतरीन असिस्टेंट बन सके। पत्ती है मैं वो तुम्हें नहीं दे सकती। और अब नेक्स्ट सीन होता है नाइट का, जहाँ पर लुक अपने मन में सोच रहा था दिया काफी अजीब टीचर है, वैसे उस हीरो को मारने के लिए मुझे फाउल स्टोन चाहिए, वो भी कहीं ज्यादा मात्रा में। लेकिन तभी लुक के दरवाजे को कोई नॉक करता। हम वहाँ पर दिया को देखते हैं। दिया अब लुक से बोल रही होती क्या तुम सोए नहीं, वैसे भी छोटे बच्चे को इतनी देर तक जागना नहीं चाहिए। दिया उसे बता दी है टीचर होने के नाते मैं आज से तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मान सकते हो। इस वक्त लुक भी बोलता है मैं कब से तुम्हारा छोटा भाई हो गया। लेकिन लुक को भी अपने टीचर की बात माननी पड़ती। 2 नहीं बल्कि 5 स्किल्स थी। दिया उसे बोलती है तुम्हारे पास तो हर तरीके का मैजिक है, इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें अब मैजिक ट्रेनिंग दे सकती हूँ। लुक भी इस पर खुश था। नेक्स्ट में दिया लुक को मैजिक की ट्रेनिंग दे रही होती है। वो उसकी चेस्ट पर हाथ रखते हुए बोलती है अब तुम अपने अंदर मैजिक को महसूस करो। हम देखते हैं लुक भी अपने अंदर मैजिक को महसूस कर पा रहा था। कुछ देर के बाद हम लुक को देखते हैं जो कि इस टेस्ट में पास हो चुका था। और हम लुक के हाथों में उसी फाउल स्टोन को देखते हैं। वो अपनी मैजिक पावर का यूज करता है जिससे कि वो फाउल स्टोन बैगनी कलर का हो जाता है। लेकिन तभी लुक अपनी माइंड के अंदर बहुत सारे बर्ड्स को देख पा रहा था। लुक को तो ये वर्ड बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे होते हैं। दिया उसे बता दी अब तुम मैजिक सीख चुके हो तो तुम अपने हिसाब से किसी भी मैजिक को क्रिएट कर सकते हो। दिया उसे बता दी अब मंत्र पढ़ो और अपने मैजिक का यूज करो। लुक उसे बताता है मैं इन सभी वर्ड्स को नहीं पढ़ पा रहा जाता है। और अब लुक भी इसी मैजिक का यूज करता है लेकिन उसके हाथों में एक पत्थर आ जाता है। दिया इस चीज पर हैरान थी क्या तुमने इस मैजिक को एक ही बार में कर लिया, वैसे ये मंत्र तुम्हें याद कैसे हुआ। लुक उसे बताता है ये तो बहुत ही आसान है, वैसे मेरी याददाश्त काफी ज्यादा तेज है, हालांकि मुझे ये मंत्र अभी अच्छे से याद नहीं हुआ है। लुक उसे पूछता है दिया क्या तुम मुझे और सिखा सकती हो। नेक्स्ट दिन में लुक हमें बता रहा होता है बहुत बार मैजिक की ट्रेनिंग करने के बाद आखिरकार मैं मैजिक सीख गया, लेकिन ये मैजिक उस हीरो को हराने के लिए काफी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर लुक का दरवाजा नॉक करते हुए दिया भी वहाँ पर आ जाती है। और आज दिया लुक के थोड़े से पास में सोई थी। दिया लुक को बताती है वैसे दुहाते परिवार का खाना काफी ज्यादा टेस्टी था। लुक बोलता है मुझे सुनकर खुशी हुई कि आपको ये खाना पसंद आया। और अब नेक्स्ट दिन होता है अगले दिन का, जहाँ पर हम देखते हैं लुक इस मैजिक को पूरी तरीके से सीख गया होता है। दिया भी इस पर खुश थी। दिया उसे बताती है जब मैंने इस मैजिक को पहली बार किया था तो मैं भी इतनी ही खुश थी। और अब लुक उसे पूछता है कि हम जादू के मंत्र को बोले बिना लिखकर उसे कास्ट कर सकते हैं। दिया भी इस चीज पर शौक थी। लुक उसे बताता है मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। कुछ देर के बाद हम देखते हैं उन्होंने सभी जादुओं को पन्ने पर लिख दिया होता है। लुक भी मेटल क्रिएशन का यूज करते हुए आयरन को बनाता है। दिया बोल रही होती है हम इस दुनिया में बहुत टाइम से रह रहे हैं लेकिन आज तक किसी का भी ध्यान इस पर नहीं गया। और अब लुक भी दिया से बोल रहा होता है हम इसे बहुत से जादू बना सकते हैं, क्या तुम सभी जादुई मंत्र इस पन्ने पर लिख सकती हो। और अब दिया भी इस पर मान जाती है। दिया उन सभी मंत्रों को अब कागज पर लिखने लगती है। वो सभी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के सवालों के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं जो कि मेरे दिमाग के तो बहुत ही ऊपर की बात है। और अब हमें कुछ देर की बात का सीन दिखाई देता है जहाँ पर लुक उन सभी मंत्रों को पढ़ रहा होता है। लुक अब दिया को बताता है इन सभी मंत्रों के यूज से हम गोल्ड और सिल्वर को भी बना सकते हैं। दिया गोल्ड को बनाने की कोशिश करती है लेकिन वो वहीं पर गिर जाती है। लुक पूछता है क्या तुम ठीक हो। दिया बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। और अब लुक भी गोल्ड क्रिएशन का यूज करता है और वो गोल्ड को बहुत ही आराम से बना पा रहा था। लुक सोचता है मेरे पास बी रैंक के मंत्र बनाने की स्किल है, इसी वजह से मैं ये सब कर पा रहा हूँ, और जिसके पास ये स्किल नहीं है वो इसे नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी लुक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस मंत्र को उस कागज पर लिखता है। वो दिया को बताता है इसे पढ़ो। दिया उसे पढ़ने के बाद गोल्ड क्रिएशन मैजिक का यूज करती है और अब वो भी गोल्ड को बहुत ही आराम से बना पा रही थी। दिया इस पर काफी ज्यादा खुश थी। दिया बोल रही होती है इसका मतलब तुम जो भी मंत्र लिखोगे मैं उसका यूज करके किसी भी चीज को बना सकती हूँ। वो दोनों ही इस पर काफी ज्यादा खुश थे। और सुनसान जगह पर देखते हैं लुक बोलता है हमें यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। और अब लुक अपने राइफल क्रिएशन मैजिक का यूज करके एक राइफल को समन करता है और वो उसे चलाकर भी देखता है और राइफल बहुत ही अच्छे से काम कर रही थी। और अब दिया भी उस राइफल को समन करती है और वो इस मैजिक को देखकर भी काफी ज्यादा खुश थी। वही लुक भी अपने मन में सोच रहा होता है मैं इस राइफल का यूज करके अपनी पुरानी दुनिया की तरह यहाँ पर भी निशाना लगा सकता हूँ, लेकिन ये चीज हीरो को हराने के लिए काफी नहीं है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज करना होगा। और अब लुक कैनल क्रिएशन मैजिक का यूज करके वहाँ पर तोप को समन करता है। लुक
लुक अब दिया से बोलता है अपने कान बंद कर लो। लुक अब उस तोप को एक पत्थर के ऊपर फायर करता है। वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। दिया भी इस पर काफी डर जाती है और वो लुक से बोल रही होती है तुमने ये किस चीज को सपन किया है। वो हैरान थी, लेकिन हम देखते हैं इस फायर की वजह से केनल की नाल टूट गई होती है। लुक बोल रहा होता है क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। वो दिया से बोलता है क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी। दिया इस पर उसे साफ साफ मना कर देती है कि मैं राइफल में ही ठीक हूँ। और हम नेक्स्ट सीन होता है नाइट का, जब हम देखते हैं दिया लुक से काफी चिपक के सो रखी थी। दिया अब लुक से बोल रही होती है मैं अपनी लाइफ को ऐसा ही एंजॉय करना चाहती हूँ, लेकिन अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं और मुझे यहाँ से जाना होगा। और अब लुक अपने बिस्तर से उठता है और लुक टाइटेनियम एलॉय क्रिएशन का यूज करता है। वो एक टाइटेनियम के चाकू को समझे लोगों से बताता है मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। दिया भी उसे थैंक यू बोलती है। लोगों से बताता है अगर दिया तुम ना होती तो मैं मैजिक को सीख ही नहीं पाता। दिया भी लुक को थैंक यू बोलती है क्योंकि वो उसकी वजह से नए नए मैजिक करना सीखी। और अब दिया भी लुक को वो फाउल स्टोन देते हुए बोल रही होती है मैं तुम्हें देना चाहती हूँ और तुमने मुझसे कहा था कि तुम इसके बदले में कुछ भी कर सकते हो। दिया उसे बताती है मेरा मन जब भी तुमसे मिलने के लिए करेगा तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे। और अब नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का, जहाँ पर अब दिया के जाने का टाइम हो चुका था। जहाँ पर अब कियो दिया का शुक्रिया अदा करते हुए बोल रहा होता है मैं दिया आपको काफी ज्यादा थैंक यू क्योंकि आपने हमारे बेटे को मैजिक सिखाया। दिया बोली लुक काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उसने जो कुछ भी सीखा है वो अपनी दम पर सीखा है। उसके बाद दिया वहाँ से चली जाती है और अब कियोन भी लुक से बोल रहा होता है लुक अब टाइम आ चुका है, मुझे हमारे 2 हाथी परिवार का सच तुम्हें बताना है। नेक्स्ट में हम देखते हैं लुक और कियोन कहीं पर जा रहे होते हैं और अब वो लोग एक जेल में आ जाते हैं। कियोन उसे बता रहा होता है दुनिया भर के कैदियों को यहाँ पर लाया जाता है ताकि उन्हें अपने गंदे कामों की सजा मिल सके और यहाँ पर हम उन्हें अपने सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए भी यूज करते हैं। और वैसे भी तुम आगे जाके कैसेशन बनने वाले हो तो तुम्हें भी लोगों को मारने से हिचकिचाना नहीं है और आज तुम्हारी जिंदगी का पहला मर्डर है। इस पर लोगों ने बताता है आपने मेरी परवरिश इस तरीके से क्यों की कि मैं लोगों को मारने में हिचकिचाऊं। आपको मुझे स्टार्टिंग से ही इमोशनलेस बनाना चाहिए था। जिस पर कियोन बोलता है ये काफी अच्छा सवाल है। और अब कियोन भी लुक को बताता है हम जो भी मर्डर करते हैं वो देश की भलाई के लिए होता है और हम कोई किलिंग मशीन नहीं है और एक असिस्टेंट बनने से पहले हमें एक इंसान बनना होगा ताकि हम लोगों की फीलिंग्स को समझ सके। लेकिन लुक को ये सब चीजें समझ नहीं आई होती है। कियोन बोलता है रहने दो अभी तुम इसके लिए बहुत ही छोटे हो। वो लुक को एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर एक कैदी कैद होती है। वो कैदी भी अब कियोन से बोल रही होती है मुझे मत मारना, मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है। कियोन बोलता है इसका नाम मार्गरेट है और उसने लूट डकैत और 2 लोगों को टपकाया भी है। और मार्गरेट उनसे काफी ज्यादा भीख मांग रही होती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि मार्गरेट ये सभी नाटक कर रही होती है। और अब कियोन भी लुक से बोल तुम इसे जैसा चाहो वैसे मार सकते हो। और अब लुक भी मार्गरेट के पास आता है और बोलता है हिलना मत। लुक अब उसके एक पैर को काट देता है। लुक उसे बताता है ज्यादा खून बहने की वजह से तुम बेहोश हो जाओगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कब हुई। वो लड़की अब लुक को गाली देते हुए बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। लेकिन लुक उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन वो लड़की कुछ ज्यादा ही बकबक कर रही थी। लुक अपने चाकू से उसे वहीं पर खत्म कर देता है। नेक्स्ट में हम जंगल में एक लड़की को देखते हैं जो कि बोल रही होती है मुझे छोड़ दिया गया क्योंकि मेरा परिवार काफी ज्यादा गरीब था। हमारे पास खाने के लिए बहुत ही कम मटेरियल था और खाने को बचाने के लिए एक ही रास्ता था खाने वाले की गिनती को कम करो। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ पर बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर बहुत सारे बुल्फ भी आ जाते हैं और वो सभी बुल्फ इस लड़की के ऊपर अटैक कर देते हैं। नेक्स्ट में हम लुक और उसकी फैमिली को अल्बर्ट साम्राज्य की मार्केट में देखते हैं और अब वो लोग वहाँ पर शॉपिंग कर रहे होते हैं। कियोन भी बोलता है हमारे अल्बर्ट साम्राज्य का मार्केट काफी तेजी से डेवलप हो रहा है और लोग तुम्हारा बनाया गया सूप यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं जैसे कि हम काफी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। लेकिन लोग वहाँ पर किसी बंदे को ढूंढ रहा था। वो अपने सामने एक ऐसे बंदे को देखता है जिसके पास मैजिक था। नेक्स्ट में हम लुक को देखते हैं जो कि किसी छत के ऊपर खड़ा था। लुक हमें बता रहा होता है अब मैं 10 साल का हो चुका हूँ। लुक वहाँ पर किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहा था जिसके पास मैजिकल पावर हो। लुक चाहता था कि उसे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कि उसे बेहतरीन जादू करना सिखा सके और हीरो को हराने के लिए मेरे पास बस 8 साल ही बचे हैं। मैं सब्र रखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। और अब अगले दिन लुक जंगल में शिकार के लिए जा रहा होता है। उसकी मामा से मना कर दी है लेकिन लुक नहीं मानता। नेक्स्ट में हम लोग को जंगल में देखते हैं और अब लोग भी बोल रहा होता है इस साल ठंड बहुत ही जल्दी शुरू हो गई, मुझे जल्दी दिया से मिलने जाना होगा। लेकिन तभी लुक को सेंस होता है आस पास कुछ भेड़िए हैं जो कि अपने शिकार को दबोच रहे हैं लेकिन मैं उनसे उनके शिकार को छीन लूंगा। और अब लुक वहाँ पर आकर देखता है बहुत सारे भेड़ियों ने एक लड़की को टारगेट करके रखा था और अभी भेड़िया उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन लुक अपने एरो से उसे वहीं पर खत्म कर देता है। लुक वहाँ पर आकर उस लड़की से पूछता है क्या तुम ठीक हो। वैसे इस लड़की का नाम डाल्ट है। डाल्ट बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। लुक सोच रहा होता है प्रैक्टिस करने का ये बहुत ही अच्छा टाइम है और वैसे मेरे सामने 5 बुल्फ है। लुक अपने मेटल क्रिएशन मैजिक का यूज करता है। वो अपने हाथों के लिए मेटल के ग्लव्स बनाता है और अब लुक एक एक करके सभी बुल्फ को हराने लगता है। कुछ देर के बाद लुक ने उन सभी बुल्फ का सफाया कर दिया था और अब लुक डाल्ट से पूछता है वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। डाल्ट भी डरते हुए बोल रही होती है मैं यहाँ पर कुछ गलत नहीं कर रही थी। लुक बोलता है मेरे सवाल का जवाब दो। जिस पर डाल्ट उसे बता दी है वैसे मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, सर्दियों में खाना नहीं मिलता है इसलिए मेरे परिवार वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट में हम देखते हैं लुक ब्रेड का दलिया बना रहा होता है। लुक अब डाल्ट से बोलता है मेरी एक शर्त है तुम्हें दलिया तब दूंगा जब तुम इस दलिया को धीरे धीरे खाओगी। इस पर डाल्ट भी अब मान जाती है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं उस लड़की ने उस कहानी को खा लिया होता है। लुक उसे एक और प्लेट दलिया देता है
है। लुक उसे बताता है मैंने तुम्हें इसलिए धीरे धीरे खाने को कहा है क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी ठंडी है, तुम इस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाओगी, वो तुम्हें उल्टी हो सकती है, इसलिए मैंने जल्दी डाइजेस्ट होने वाला एक दलिया बनाया है। वही अब लुक भी अपने मन में सोच रहा होता है मैंने सुना था कि हमारी साइड वाली कंट्री के राजा काफी ज्यादा जालिम है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इनकी इतनी हालत खराब होगी। और अब लुक डाल्ट से पूछता है वैसे तुम दुआते शहर की तरफ जाने के बारे में बोल रही थी, जिसमें कि डाल्ट बोलती हाँ क्योंकि भगवान सच में होते हैं। लुक को डाल्ट की ये वाली बात समझ नहीं आती, जिसमें कि डाल्ट उसे बता दी है मेरे सपने में भगवान आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं एक अच्छे इंसान से मिलूंगी। और अब लुक भी डाल्ट को बताता है वैसे मैं दुआते सिटी के राजा का बेटा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? और अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो वादा करता हूँ तुम्हारे पास खाने की कोई भी कमी नहीं होगी। लुक उसे बताता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, जिसमें कि वो लड़की भी शौक थी, लेकिन वो काफी ज्यादा खुद भी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी जरूरत किसी को है। लुक बोलता है क्या तुम आना चाहोगी? जिसमें कि वो लड़की भी हाँ बोलती है। लुक उसे बताता है क्या तुम मेरी सच्चाई के बारे में जानना चाहोगी? मैं लोगों को टपकाने का काम करता हूँ और मैं आगे भी बहुत से लोगों को टपकाऊंगा, क्या तुम ये जानते हुए भी मेरे साथ आना चाहोगी? जिसमें कि वो लड़की भी थोड़ी देर सोचने के बाद लुक को बताती है ठीक है मैं फिर भी तुम्हारे साथ आना चाहूंगी। लुक उसे बताता है तुम्हें इन चीजों में मेरा साथ देना होगा तभी तुम मेरे साथ आ सकती हो। जिसमें कि वो लड़की इस चीज के लिए भी मान जाती है। लुक अब डाल्ट से बोलता है दुआते परिवार में तुम्हारा स्वागत है। और अब लुक भी अपने मन में थोड़ी सी पास्ट की चीजों को याद कर रहा होता है। आखिरकार मुझे वो शख्स मिल ही गया जिसके पास मैजिकल पावर हो, और साथ ही से देवी ने मेरे पास भेजा है ताकि ये मेरे हीरो को मारने में मदद कर सके। मैंने इसे भेड़ियों से बचाकर प्रोटेक्ट किया, साथ ही मैंने इसे खाना खिलाया और मैंने इसे अपने राज भी बताए ताकि इसे मेरे ऊपर पूरी तरीके से विश्वास हो गया। और आखिरी में मैंने इसे डिसीजन लेने को कहा क्योंकि ये आखिरी में मुझे दोषी न कहे। मैंने इसका पूरे तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया है। नेक्स्ट में हम एक बंदे को देखते हैं और ये बंदा उसी देवी की दुनिया में गॉड उसे बताती है तुम आर्मी में एक कैप्टन थे, कैप्टन होने के बावजूद भी तुमने अपनी जान की फिक्र न करके दूसरे लोगों को बचाया और आखिरी में जाकर तुम मारे गए और मैंने तुम्हारी आत्मा को हेवन में समन किया है। गॉड उसे बताती है मैं तुम्हें एक मैजिकल दुनिया में रीइंकार्नेट करूंगी जहाँ पर तुम्हें एक योद्धा को हराना है। ये बंदा इस पर तुरंत ही मान जाता है। ये बंदा उसे बताता है मैं उस दुनिया में एक लड़की के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ। गॉड उसे साफ साफ मना कर देती है ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर तुम मिशन को कंप्लीट करती हो तो मैं तुम्हारा फायदा जरूर करवा सकती हूँ। और अब ये बंदा भी उस दुनिया में जन्म ले चुका है। नेक्स्ट में हम देवी को देखते हैं जो कि बोल रही होती है चलो मैं अपने पुराने कैंडिडेट को देखती हूँ। नेक्स्ट में हम एक बंदे को देखते हैं। वैसे इस बंदे को इस दुनिया में आए हुए पूरे 40 साल हो चुके थे और अब ये बंदा बिल्कुल ही निकम्मा हो चुका है। ये बंदा भी बोल रहा होता है मुझे हीरो से फाइट करनी है, मैं इसकी तैयारी कल से ही शुरू करूंगा। देवी भी इस पर सोच रही होती है ये तो बिल्कुल ही निकम्मा हो चुका है। ये बंदा भी बोल रहा होता है मुझे भी गांधी जी की तरह हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से काम लेना चाहिए, लेकिन इससे देवी को परेशानी होगी। हमें पता चलता है कि ये बंदा वही आर्मी कैप्टन है जो कि अपना नाकारा बन चुका है। नेक्स्ट में हम लुक को उसके कमरे में देखते हैं जो कि आराम से सो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर डाल्ट आती है जो कि लुक को उठा रही होती है। हम देखते हैं डाल्ट अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और अब एक माल बन चुकी है और अब डाल्ट भी लुक से बोल रही होती है मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार कर दिया है। लुक भी अब डाल्ट से बोलता है कल रात को मुझे एक सपना आया कि मैं कैसे 2 साल पहले डाल्ट से मिला था, जिसमें कि डाल्ट से बता दी उस टाइम पर मेरी हालत काफी ज्यादा खराब थी और मैं काफी ज्यादा दुबली पतली भी थी। लुक भी बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत होगी। डाल्ट भी शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। वो बोलती है मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। नेक्स्ट में वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और डाल्ट भी उन्हें सर्व कर रही होती है। लुक उसे बताता है तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नौकरी पर रखना ये तो एक बहाना था। और अब क्यों भी डाल्ट से बोलता है वैसे डाल्ट तुम काफी ज्यादा मेहनती हो, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग के सभी कामों में उसका साथ होगी। और वहाँ पर सभी लोग डाल्ट की काफी ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं। और अब लुक भी डाल्ट को बताता है खाना खाने के बाद ट्रेनिंग रूम में आ जाना। नेक्स्ट में डाल्ट भी ट्रेनिंग रूम में आ जाती है और अब लुक डाल्ट से बोलता है अपने कपड़े उतार। भाई ये बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगा कि लुक के अंदर जोनी बाबा की आत्मा आ चुकी है और लुक मेरी और आप सभी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए अपने फादर की तरह डाल्ट की बॉडी को चेक करने लगता है ताकि वो देख सके कि डाल्ट की बॉडी अच्छे से ग्रो कर रही है या फिर नहीं। लुक भी हमें बता रहा होता है डाल्ट को मैंने 2 साल तक ट्रेनिंग दी और डाल्ट को यहाँ पर रखने के लिए मेरे डैड की 2 शर्तें थी। डाल्ट को मेरे सभी कामों में मेरा साथ देना होगा और दूसरी शर्त अगर डाल्ट हमें धोखा देती है तो मुझे उसे वहीं पर खत्म करना होगा। वैसे भी डाल्ट ने इन 2 सालों के अंदर एक असेसन जैसी बॉडी बना ली है और वो हर चीजों में काफी बेहतर हो चुकी है। और अब डाल्ट का भी चेकअप खत्म हो चुका था और अब वो लोग उस ट्रेनिंग रूम से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी डाल्ट मौका देखकर ल्यूक के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन लोग उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे जमीन पर पटक देता है। लोग उसे बताता है तुम्हारी एक गलती और तुम खत्म हो जाओगी। डाल्ट उसे बताते हैं मुझे माफ करना, मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी। लुक बोलता है कोई बात नहीं, हम ट्रेनिंग को जारी रखेंगे। डाल्ट उसे बोलती है अगर मेरे पास कोई भाला होता तो मैं पक्का जीत जाती। नेक्स्ट में डाल्ट कुछ काम कर रही होती है और लुक भी उसे एनालाइज कर रहा होता है। लुक हमें बताता है डाल्ट काफी ज्यादा मेहनती है और वो काफी ज्यादा आज्ञाकारी भी है, लेकिन उसे मार्शल आर्ट सीखने में टाइम लग रहा है। लेकिन वो भाला बहुत ही अच्छे से चला लेती है। सर उसके पास भाला चलाने की स्किल होगी, लेकिन जिन हथियारों को छिपा नहीं जा सकता वो सीजन के लिए कोई काम के नहीं है। और मुझे डाल्ट के लिए चाकू का एक ट्रेनिंग सिस्टम बनाना होगा। और हम नेक्स्ट सीन होता है नाइट का, जो पर हम देखते हैं डाल्ट को जो कि चाकू से अपनी ट्रेनिंग को कर रही होती है। लेकिन अभी वहाँ पर लुक भी आ जाता है। लुक देखता है डाल्ट काफी ज्यादा गलतियां कर रही होती है और अब लुक डाल्ट
से बोलता है रहने दो, डाल्ट उसे बता दी मैं आपकी उम्मीद पर खड़ा उतरना चाहती हूँ, शायद मुझे अभी और ट्रेनिंग करनी चाहिए। लुक उसे बताता है अपनी सोच को बदलो। लुक अपने मेटल क्रिएशन मैजिक का यूज करता है और वो एक भाले को समन करता है। वो डाल्ट को बताता है इस भाले को तुम मोड़कर छिपा भी सकती हो, तो चलो इसका इस्तेमाल करो। और अब डाल्ट उस भाले का यूज करती है और वो उस भाले को बहुत ही परफेक्टली चला रही होती है। वो अपने एक ही अटैक से बहुत सारे टारगेट को खत्म कर देती है। लुक भी उसकी तारीफ कर रहा होता है, ये वो चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत है। और अब नेक्स्ट सीन होता है मॉर्निंग का, जहाँ पर अब डाल्ट लुक को उठा रही होती है। लुक बोलता है डाल्ट तुम यहाँ पर, क्योंकि डाल्ट उसे बता रही मैं चाहती थी कि आप अकेलापन महसूस ना करें, इसलिए मैं आपके पास ही सो गई। जिस पर कि लुक बोलता है हाँ वैसे भी कल तुम्हारी फेवरेट भाला ट्रेनिंग थी, तुम भी थक गई होगी। और अब डाल्ट भी बोलती है अब मैं वैसी बन चुकी हूँ जिसकी आपको जरूरत थी। और अब डाल्ट वहाँ पर काफी शरारतें कर रही होती है। और अब नेक्स्ट में हम दिया को देखते हैं। दिया को देखने से लग रहा था मानो वो लुक का काफी टाइम से वेट कर रही हो। और अब हमें दो हाथी सिटी का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम लुक और डाल्ट को देखते हैं जो कि मार्केट में घूम रहे होते हैं। लेकिन तभी लुक एक दुकान पे जाता है, जहाँ पर वो दुकानदार लुक को थैंक यू बोल रहा होता है, क्योंकि लुक ने उसे फर्टिलाइजर बनाना सिखाया था, जिससे कि उसकी फसल काफी तेजी से बढ़ रही है। और वहाँ पर बहुत से लोग लुक को गिफ्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि लुक ने इन सभी की काफी मदद की थी। और अब नेक्स्ट सीन होता है नाइट का, जहाँ पर हम लुक को उसके घर में देखते हैं। वही हम लुक के हाथों में बहुत सारे फाउल स्टोन को भी देखते हैं। लुक हमें बता रहा होता है दिया की मदद से मैंने इन सभी फाउल स्टोन को बनाया और इन सभी फाउल स्टोन को मैंने मैजिक से भर दिया है, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल करूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर डाल्ट आ जाती है। डाल्ट बाइक से बोल रही होती है मास्टर ने आपको ट्रेनिंग रूम में बुलाया है। लुक भी अब ट्रेनिंग रूम में आ जाता है, जहाँ पर कियोन लुक से सीधे ही पूछता है कि हम डाल्ट पर भरोसा कर सकते हैं, जिस पर कि लुक बताता है हाँ बिल्कुल, इन 2 सालों में मैंने डाल्ट को पूरी तरीके से एनालाइज किया है, उससे हमें कोई भी खतरा नहीं है। कियोन बोलता है सुनकर खुशी हुई, मुझे तो लग रहा है कि हमारे पड़ोस के देश वालों ने डाल्ट को हमारी दुआहादी टेक्निक को चुराने के लिए भेजा है। लोगों ने बताता है और वैसे ही मैं एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहा था जिसके पास मैजिकल पावर हो। और 2 साल पहले जब मैं शिकार करने के लिए जंगल में गया था, तभी मेरी मुलाकात जंगल में डाल्ट से हुई थी। कियोन बोलता है चलो ठीक है, अब असली मुद्दे पर आते हैं। कियोन लुक को बताता है अब मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा और अगर तुम मेरी उम्मीदों पर खड़े उतरते हो तो तुम एक महान असेसन बन जाओगे और उसके बाद तुम दुआहाती परिवार को संभाल सकते हो। लुक बोलता है मैं इस टेस्ट में जरूर पास होऊंगा। कियोन बोलता है तो आओ और मुझसे फाइट करो। और हम नेक्स्ट सीन में हम लुक को उसी जंगल में देखते हैं, जहाँ पर लुक का सामना अपने डेट से था। लेकिन तभी उसके ऊपर एक तीर आकर लगता है, लुक उसे बच जाता है। लेकिन लुक ने उस तीर के डायरेक्शन की मदद से अपने फादर की लोकेशन का पता लगा लिया होता है। कियोन भी अब लुक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लुक ने उसके अटैक को डॉज कर लिया था। दोनों ही अपने चाकू से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कियोन ने लुक को थोड़ा सा डैमेज कर दिया होता है। लुक भी इस पर हैरान था। लुक डिसाइड करता है कि मैं अपनी पोजीशन को बदलता रहूंगा ताकि मेरे डेड मुझे आसानी से निशाना न बना सके। और वैसे मैं स्पीड के मामले में अपने डेड से कहीं ज्यादा आगे हूँ और मेरे पास अपनी पिछली दुनिया का अनुभव भी है, लेकिन फिर भी मेरे डेड मेरे ऊपर भारी पड़ रहे हैं। लुक आगे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर एक जाल में फंस जाता है। लेकिन दूसरे ही सेकंड कियोन लुक के ऊपर अटैक कर देता है। लुक भी उनके अटैक को टॉच करता है। दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन कियोन वहाँ से गायब हो जाता है। वही अब लुक भी अपने मन में सोच रहा होता है मेरे डेड मेरी हर पोजीशन को देख पा रहे हैं, यहाँ तक कि वो मेरे मैजिक का फ्लो को भी देख सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि उनके पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिकल का ज्ञान है। लुक ये भी सोचता है जब मैं अपने डेड को धोखा देने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे पकड़ लेते हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं पकड़ पाता। शायद ये एक्सपीरियंस की कमी की वजह से होगा, लेकिन अब लुक इस फाइट को खत्म करना चाहता था। लुक एक जगह पर खड़ा होता है, लेकिन लुक को पहले ही सेंस हो जाता है उसके ऊपर हमला होने वाला है। लुक उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन राइट से एक और हमला लुक की तरफ ही आ रहा होता है। लुक उसे भी डॉज कर लेता है। वही लुक अपने मन में सोच रहा था ये बस मुझे एक ट्रैप में फंसाने की साजिश है, लेकिन तभी पीछे से कियोन लुक के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं लुक का चाकू कियोन के गले पर होता है, यानी कि लुक इस फाइट को जीत चुका है। नेक्स्ट में कियोन में लुक की तारीफ कर रहे होते हैं। वो उसे बताते हैं मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं एक 12 साल के बच्चे से हार गया और मैं दुआहाती परिवार की एक महान असेसन में से एक हूँ। कियोन लुक से ये भी बोलता है बस तुम नरमी से पेश आ रहे और तुमने अपनी मैजिक का भी यूज नहीं किया था। लोगों ने बताता है मैं नरमी से पेश नहीं आ रहा था, और अगर मैं अपनी मैजिक का यूज करता तो ये वैसे कोई भी ट्रेनिंग नहीं कहलाती। कियोन बोलता है वैसे भी अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, मेरे पास अब तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। लोग बोलता है इतना काफी नहीं है। कियोन बोलता है तुम्हें किसी ऐसे को ढूंढना चाहिए जो कि तुम्हें और ज्यादा ताकतवर बनाने में मदद कर सके, और उसके बाद मैं तुम्हारा एक आखिरी टेस्ट लूंगा जब तक तुम मेरे कामों में मेरी मदद करोगे। और अपना आखिर में हम किसी और ही बंदे को देखते हैं जो कि किसी गलत काम को कर रहा था, लेकिन उसके पीछे से कियोन होता है जो कि उसे वहीं पर मार देता है। दूसरी जगह पर हम देखते हैं एक बंदा आराम से सो रहा था, लेकिन उसके मुंह में कुछ पानी की बूंद आकर गिरती है। एक बंदा वहाँ पर लाइट जलाता है, लेकिन उस पूरे कमरे में ही आग लग जाती है, और लुक अपने फादर के साथ इन लोगों को टपकाने में अपनी फादर की मदद कर रहा था ताकि वो इन सभी चीजों का एक्सपीरियंस ले सके। नेक्स्ट में हम देखते हैं उन लोगों ने बहुत सारे डाकुओं को मार दिया होता है। कियोन अब लुक को बताते हैं इन डाकुओं के पास है कीमती चीजों को बाहर निकाल लो। लुक उन्हें बताता है क्या आप इसे एक डकैती जैसा दिखा रहे हैं? कियोन बोलता है हाँ बिल्कुल, और वैसे भी ये बहुत रईस लोग हैं जिन्होंने डाकुओं की मदद की थी और हमेशा दिखाएंगे कि पैसों की लालच में डाकुओं ने इन्हें ही मार दिया।
जैसे कि हम दूसरे लोगों को भी क्राइम करने से रोक सकते हैं। और अब नेक्स्ट में हम लोग के फादर को देखते हैं जो कि किसी नोबल का इलाज कर रहे होते हैं। वो नोबल गियोन को थैंक यू बोल रहा होता है। मुझे खुशी है कि आप समय निकाल कर मेरे पास आए। वो गियोन को उसके पैसे दे देता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं ये सभी अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। लुको अपने फादर से पूछता है वैसे उस नोबल को कुछ खास बीमारी नहीं थी तो आप वहाँ पर क्यों गए थे। गियोन बोलता है तुमने सही कहा, वैसे तुमने वहाँ पर और कुछ नोटिस किया। लुको ने बताता है वहाँ पर काफी गार्ड थे और उनकी सिटी में भी काफी कड़ी सिक्योरिटी थी और अगर वो हमारे दुश्मन होते तो हमें इसी चीज का पता लगाना था कि हम अंदर कैसे घुसेंगे। गियोन बोलता है लोग तुमने बहुत ही सही सोचा और बस मैंने तुम्हारे आखिरी टेस्ट के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया है। गियोन लोग को ये भी बता रहा होता है बस एक रईस का महल एक किले की तरह होता है जहाँ पर किसी असेसन का घुसना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए हमें अपनी पहचान को छुपाकर उस किले के अंदर घुसना होता है। वैसे लोग भी अपने मन में सोच रहा होता है वैसे मैंने अपनी पिछली लाइफ में लोगों को मारने के लिए ऐसे ही काफी भैंस बदले थे जैसे कि डॉक्टर बाबरची या फिर लॉयर। इसी तरह से मैंने बहुत से लोगों को टपकाया था। गियोन लोग को बताता है वैसे मेरी भी बहुत सारी झूठी पहचान है जिससे कि मैं नोबल्स के काफी करीब जाता हूँ और मेरा मानना है कि तुम अपनी पहचान बनाने के लिए एक व्यापारी बनो क्योंकि नोबल्स को व्यापारियों की चीज काफी पसंद आती है जिसकी वजह से हमारा उनके महल में घुसना बहुत ही आसान बन जाता है। गियोन उसे ये भी बताता है वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक झूठी पहचान भी बना ली है। बालोर कंपनी के ओनर के यहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम एलिक बालोर है। लुक बोलता है ये तो मिल्ट्यू की काफी फेमस ट्रेडिंग कंपनी है और अब तुम 14 साल के होने तक एक व्यापारी बनने की ट्रेनिंग लोगे। लुक भी उनकी बात समझ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लुक के इस टेस्ट को पास करने की खुशी में उसके डैड ने उसके घर पर पार्टी रखी होती है। गियोन भी रिश्तेदारों के सामने लुक की काफी तारीफ कर रहा होता है कि लुक काफी टैलेंटेड है। वही भी रिश्तेदार भी बोल रहे होते हैं हमने सोचा नहीं था कि इतनी कम उम्र का बच्चा अपने डैड को भी सरपास कर देगा। वैसे सच में लुक तुम काफी टैलेंटेड हो, लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे। एक लड़का अपने क्लास को लुक की तरफ खींच कर मारता है लेकिन लोग उसे पकड़ लेता है। वैसे इसका नाम ड्रून है। ड्रून बोल रहा होता है मैं तुम्हें दुहाती फैमिली का हेड नहीं मान सकता और वैसे मैं तुमसे काफी ताकतवर हूँ। उसके डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी बात को नहीं मान रहा होता है। गियोन अब ड्रून से बोलता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि लुक तुम्हें क्यों पसंद नहीं है। ड्रून उन सभी को बता रहा होता है वैसे दुहाती का अगला हेड मुझे बनना चाहिए और वैसे भी ये दुबला पतला बच्चा क्या ही कर लेगा, मैं तो कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। जिसपे कि गियोन अब ड्रोन से बोलते हैं अगर लुक तुमसे ज्यादा ताकतवर निकला तो तुम्हें हार माननी होगी। ड्रोन बोलता है अगर मैंने लुक को हरा दिया तो दुहाती का अगला हेड मैं बनूंगा। उन दोनों का मुकाबला शुरू हो जाता है लेकिन हम देखते हैं अगले ही सेकंड लुक का चाकू ड्रोन की गली पर होता है। गियोन भी बोल रहा होता है लगता है लुक ने तुम्हें हरा दिया। ड्रोन बोलता है ये गलत है। गियोन उन्हें बताता है हमको सिपाही नहीं है, हम एक असेसन है और दुहाती परिवार के असेसन ऐसा ही काम करते हैं। लुक अपना चाकू हटा लेता है लेकिन हम देखते हैं ड्रोन के ऊपर दोबारा से हमला कर देता है लेकिन लुक उसके हमलों को ब्लॉक करते हुए उसे जमीन पर पटक देता है। गियोन बोलता है क्या तुमने देखा लुक तुमसे ज्यादा ताकतवर है और बस अब ये असेसन को ताकतवर नहीं बल्कि अक्लमंद भी होना चाहिए ताकि वह मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर सके। और वह सभी लोग कितना ज्यादा टैलेंटेड है कि उसने कम उम्र में ही सर्जरी करना सीख लिया था और वो आज के टाइम पर मुझसे कहीं ज्यादा आगे है। वहाँ पर खड़े सभी रिश्तेदार लुक की तारीफ ही कर रहे होते हैं। नेक्स्ट में हम ड्रून को बाहर देखते हैं लेकिन तभी उसके पास लुक आता है। ड्रून बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम मुझे सहानुभूति देने के लिए आए हो। लुक उसे बताता है नहीं। ड्रून अब लुक से बोलता है वैसे मैं अपनी फैमिली में काफी ज्यादा ताकतवर हूँ लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं 4 साल छोटे बच्चे से हार गया। लुक उसे बताता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी 30 साल पड़े मेरा डैड मुझसे हार गए तो तुम तो मेरे आगे किसी बच्चे की तरह हो। ड्रून इस पर हैरान हो जाता है क्या वो अफवाह सच है। लुक अब ड्रून को बताता है वैसे मुझे तुम्हारी जरूरत है और जब मैं दुहाती फैमिली का हेड बन जाऊंगा तो तुम मेरे सर्वेंट बनोगे और वैसे मुझे किसी नौकर की नहीं बल्कि एक वॉरियर की जरूरत है। जिसपे कि अब ड्रोन भी मान जाता है। लुक अब ड्रोन को एक तलवार देता है जो कि उसे काफी पसंद आती है। ड्रोन अब लुक से बोलता है जब तक तुम अपनी मिशन को कंप्लीट करके लौटोगे तब तक मैं काफी अच्छा योद्धा बन चुका होगा। नेक्स्ट सीन होता है मॉर्निंग का जहाँ पर लुक जाने के लिए तैयार था। गियोन भी बोलता है ये 2 साल जल्द ही बीत जाएंगे। लुक वहाँ से निकल जाता है जहाँ पर डॉन लुक से बोल रही होती है मैं मेट्योर जाने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। इस पर लुक बोलता है अब मैं लुक नहीं हूँ, अब से मेरा नाम होगा एलिक बालोर। नेक्स्ट में हम देखते हैं डाल्ट और लुक मेट्योर पहुंच जाते हैं जहाँ पर डाल्ट ने अपने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं। वहीं हम लुक को भी देखते हैं जिसने अपने पूरी होली को ही चेंज कर लिया था और अब से लुक 2 सालों तक यहाँ पर एलिक बालोर बनकर रहेगा लेकिन हम इसे लुक के करीब बुलाएंगे। और अब नेक्स्ट होता है सिटी का जहाँ पर हम एक ट्रैवलर को देखते हैं लेकिन तभी उसे एक लड़की आवाज देती है। वो बोलती है क्या तुम यहाँ पर एक होटल को ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखा सकती हूँ। वो ट्रैवलर उसे मना कर देता है। वो लड़की बोलती है वैसे क्या तुम दारू के ठेके को ढूंढ रहे हो, जिस पर वो बंदा भी हाँ बोलता है। वैसे इस लड़की
का नाम माँ है, लेकिन हम इसे रूका कहकर बुलाएंगे। रूका अपनी दोस्त को बुलाती है और उसे उस ट्रेवलर के साथ रास्ता दिखाने के लिए भेज देती है। हम देखते हैं रूका यहाँ पर अकेली नहीं होती है, उसके साथ उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं जो कि इन कामों को करके पैसे कमाते हैं। लेकिन रूका को एक अगला कस्टमर मिल चुका होता है। एक दूसरी लड़की उन्हें रास्ता दिखाने के लिए चली जाती है। ये लड़कियां भी आपस में बातचीत कर रही होती है। हम इस बिजनेस को करके काफी अच्छे पैसे कमाते हैं और ये सब रूका की वजह से है। अगर रूका यहाँ पर ना होती तो हमारा क्या होता। लेकिन तभी वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और हमें यहाँ पर पता चलता है ये छोटी सी जगह है, इन सभी लड़कियों का ठिकाना है। और आज बारिश होने की वजह से वो लोग ज्यादा पैसा नहीं कमा पाए। वो लोग डिसाइड करते हैं कि इन पैसों की मदद से वो कुछ कपड़े खरीद लेंगे ताकि वो ज्यादा ट्रेवलर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। और हमें पता चलता है कि रूका एक व्यापारी की बेटी है। रूका इन सभी को बता रही होती है, मेरे फादर ने मुझसे कहा था अगर हम कस्टमर्स को खुश करेंगे तो हमारा और ज्यादा फायदा होगा। इस पर ये लड़की बोलती है मैं समझ गई। दूसरी लड़की बोलती है तुम नहीं समझी। लेकिन तभी ये लड़की बोलती है लेकिन जो भी हो हमें रूका की बात को माननी होगी ताकि हमें बेड पर खाना मिल सके। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ये बंदा बोल रहा होता है अच्छा तुम यहाँ पर हो। ये बंदा अपने सभी बंदों को ऑर्डर देता है जाओ इन्हें पकड़ लो। लेकिन तभी वहाँ अपनी मैजिक पावर का यूज करते हुए दो बंदों को नीचे गिरा देती है। वो सभी को भागने के लिए बोलती है। वो सभी भी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं उन सभी गुंडों ने इन लड़कियों को पकड़ लिया होता है। उन्होंने रूका को भी पकड़ लिया था। नेक्स्ट में हम देखते हैं ये सभी लोग उन लड़कियों को एक अनाथालय ले आते हैं। बस हमें पता चलता है इस बंदे का नाम लॉयड है और यहाँ के ओनर का नाम है डोरान। डोरान उन सभी को बताता है और सही अनाथालय तुम्हारा घर होगा। लेकिन तभी ये लड़की गुस्सा करते हुए बोलती है हम किसी भी हालात में रह लेंगे लेकिन हम अनाथालय में नहीं रहेंगे। जिस पर गुस्सा होता है डोरान उसके मुंह पर एक पांच मारता है। वो उन्हें बताता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब वो उन्हें एक कमरे में ले आते हैं जहाँ पर रूका अपनी बाकी साथियों से भी मिलती है। वो पूछती है तुम भी यहाँ पर हो। वैसे ये लोग हमें यहाँ पर लाए क्यों हैं। इस पर ये दूसरी लड़कियां बोलती है ये सब वो पैसे के लिए कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लड़ आता है और वो उन्हें खाने के लिए सब्जियां देता है। उनसे भी बोलता है ये तुम्हारे एक हफ्ते का राशन है। नेक्स्ट दिन में वो सभी लोग आराम से खाना खा रहे होते हैं। वो लोग किसी चीज पर बातचीत कर रहे होते हैं कि अब आगे उनके साथ क्या होगा। और अगले दिन से इन लड़कियों से बहुत सारे काम करवाए जा रहे होते हैं जैसे कि कपड़े धुलाना और कपड़ों पर इस्त्री करना। और जो कोई भी गलती करता उन्हें काफी ज्यादा मारा जाता। लॉयड भी इन्हें धमकाता है अगर तुमने अच्छे से काम नहीं किया तो तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा होगा। सभी लड़कियां भी इस पर डर जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डोरान आता है जो कि लॉयड से बोलता है ये हमारे बिजनेस की चीजें हैं इन पर ज्यादा जुल्म मत करो। लेकिन तभी वहाँ पर उनका कस्टमर आ जाता है। वो बोल रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि इस सिटी में मुझे ये सब चीजें भी देखने को मिलेगी। डोरान से बोलता है यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं। और ये बंदा वहाँ पर लड़की को देखना शुरू कर देता है। इस बंदे ने भी एक लड़की को डिसाइड कर लिया होता है। वो बोलता है मैंने सोच लिया आज रात को इसे लेकर आना। डोरान बोलता है आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं वो सभी खाना खा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लॉयड आता है जो कि बोलता है ईवा हमारे साथ चलो और रूका तुम भी। वो उसे कुएं के पास लेकर आ जाता है जो पर उससे कपड़े उतारने के लिए बोलता है और वो उसे वहाँ पर नहला रहा होता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं रूका ईवा को तैयार कर रही होती है और डोरान उसे लेकर चला जाता है। और अब आधी रात बीत जाती है और रूका को अभी भी ईवा की चिंता हो रही थी। लेकिन हम देखते हैं ईवा भी वहाँ पर आ जाती है। हम ईवा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सैड थी। रूका उसके पास जाती है लेकिन ईवा रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईवा के साथ उन लोगों ने काफी गंदे काम किए होते हैं और अब से हर दिन अलग अलग लड़कियों को दूसरे कस्टमर्स के पास ले जाया जाता है और उनके साथ गंदे काम किए जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोरान अब रूका से बोलता है इतना मेकअप करने की जरूरत नहीं है और ये मेरा टाइम पास करेगी। और ये चीजें ऐसे ही चलती रहती है। वहाँ पर हर दिन अलग अलग लड़कियों को दूसरे कस्टमर्स के पास ले जाया जाता है। और हम नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें होने के बाद वहाँ बैठकर रो रही होती है। वो बोलती है सभी लोग एक जैसे होते हैं। उसके हाथों में एक चाकू होता है। गुस्से में आकर वो चाकू अपने ही चेहरे पर मार लेती है। लेकिन रूका उसे रोकती है। वो लड़की अब रूका को बता रही होती है मेरे चेहरे को देखकर कोई भी मुझे नहीं खरीदेगा। और यहाँ पर इन सभी लड़कियों की लाइफ बिल्कुल ही नरक की जैसी हो चुकी थी। नेक्स्ट में माँ डोरान के रूम में जाने ही वाली होती है लेकिन वो डोरान की बातों को सुनती है। डोरान अब लॉयड से बोल रहा होता है वैसे रूका कितनी साल की है। लॉयड बोलता है वो 12 साल की है। जिस पर डोरान बोलता है मुझे लगता है कि हमें रूका का इस्तेमाल करना चाहिए, वो अपने कस्टमर्स बना सकती है। रूका इन सभी बातों को सुनकर वहाँ से भाग जाती है और वो एक जगह पर आकर बैठ जाती है और वो वहीं पर रोने लगती है। हम उसके हाथों में उस चाकू को देखते हैं। वो उस चाकू को अपने चेहरे पर मारने ही वाली होती है लेकिन पीछे से हमें लुक की आवाज जो कि रूका से बोलता है तुम्हें ये आंसू शोभा नहीं देते, मेरे हिसाब से हंसता हुआ चेहरा तुम्हारे ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट में हम लोग को इसी अनाथालय में देखते हैं। डोरान अब सभी को बता रहा होता है ये बालोर कंपनी के सीईओ एलेक बालोर है और ये बहुत ही रईस खानदान से है। ये यहाँ पर एक लड़की को खरीदने के लिए आए हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक लड़की उनका राइट हैंड बने। और अब लोग रूका के पास आ जाता है। वो उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वो उसे अपना नाम रूका बताती है। लुक अब डोरान से बोलता है बस मुझे ये लड़की चाहिए। डोरान अब लुक से बोलता है आपकी पसंद तो लाजवाब है लेकिन ये लड़की बहुत ज्यादा खास है, उसके पैसे भी दुगने लगेंगे। डार्ड भी उसे उसके पैसे दे देती है लेकिन तभी डोरान बोलता है रूका भी बिल्कुल भी तैयार नहीं है, उसे तैयार होने में 3 दिन लगेंगे। जिस पर लुक बोलता है चलो ठीक है तो फिर मैं 3 दिनों के बाद आऊंगा। लेकिन रूका इस पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी।
लेकिन रूका भी अपने मन में सोच ही होती है मुझे तैयार होने में 3 दिन नहीं लगेंगे। और रूका ये भी समझ जाती है कि डोरान उसका गलत फायदा उठाएगा। वो अब लुक से कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन डोरान की गुस्से भरी आंखों को देख वो वहीं पर शांत हो जाती है। और अब लुक भी डोरान को बता रहा होता है और से रूका हमारे परिवार की एक मेंबर है, बस हमने इसकी पूरी पेमेंट भी कर दी है, तो इस चीज को भूलना मत। और अगले दिन रूका को नहाकर तैयार किया जा रहा होता है। हम लगते हैं नोएड भी उससे बोल रही होती है अगर वो तुम्हें आज ही लेकर जाता तो ज्यादा अच्छा होता। ये दरिंदे तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाते और मैंने भी अपने चेहरे पर चाकू मारकर गलती की, नहीं तो वो मुझे अपने साथ लेकर जाते हैं। मुझे तुमसे जलन हो रही है। हम लगते हैं रूका को बग्गी में बैठाकर कहीं पर लेकर जाया जा रहा होता है। डोरान भी अब रूका से बोलता है हम आज एक नए कस्टमर के पास जा रहे हैं जहाँ पर हमें तुम्हारी दोगुनी कीमत मिलेगी और बाकी के 2 दिन तुम मेरा टाइम पास करोगी। और मुझे अच्छा लगता है कि वो रईस लड़का 1 महीने बाद आता तो मैं तुम्हारा भरपूर आनंद उठा लेता। वही अब रूका भी अपने मन में सोच रही होती है बस 3 दिनों की बात है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे छुए। वो अपनी पावर का यूज करते हुए डोरान को धक्का देकर उस बग्गी से भाग जाती है। वो जंगल की तरफ ही भाग रही होती है, लेकिन हम देखते हैं लॉयड उसके सामने आ जाता है। लॉयड अब रूका से बोल रहा होता है बस तुम ही नहीं हो जो कि मैजिक का यूज कर सकती हो। रूका से बोलती है मुझे यहाँ से जाने दो। लॉयड बोलता है जरूर। लॉयड अब ये भी बोल रहा होता है डोरान जिस लड़की का इस्तेमाल कर लेता है उसके बाद वो लड़की मुझे मिलती है और मैं भी चाहता हूँ कि मैं नई चीजों के मजे लूँ और अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताती हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर लुक आ जाता है जो कि लॉयड के हाथ को पकड़ लेता है। वो उससे बोल रहा होता है मैंने तुमसे कहा था ये लड़की मेरी फैमिली मेंबर है। लॉयड बोलता है तुम यहाँ पर कैसे आए। लॉयड ये भी बोलता है उस टाइम पर रूका की आके मदद मांग रही थी। लुक लॉयड को दूर फेंक देता है। अब रूका को यहाँ से ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी वहाँ पर डोरान भी आ जाता है जो कि इससे बोल रहा होता है आप इसे अभी यहाँ से नहीं लेकर जा सकते, आप 3 दिन बाद आइए। जिसमें कि लुक बोलता है मैं अपने परिवार को मुसीबत में नहीं डाल सकता। डोरान बोलता है तो फिर एक ही रास्ता है। वो लॉयड से बोलता है इन्हें खत्म कर दो। लॉयड बोलता है इससे तो हम बाल और कंपनी के दुश्मन बन जाएंगे। डोरान बोलता है कैसा रहेगा कि हम इन्हें पकड़ कर दूसरे देश भेज दे। लॉयड बोलता है मैंने संभाल लूंगा। रूका भी अब लुक को वहाँ से भागने के लिए बोलती है, लेकिन हम देखते हैं लुक ने लॉयड को अपनी मार्शल आर्ट की मुख से नीचे फेंक दिया होता है। हम देखते हैं डोरान भी लुक के ऊपर हमला करता है, लेकिन लुक ने उसे भी ब्लॉक कर दिया होता है। लुक अब डोरान से बोलता है क्या मैं तुम्हें कानून के हवाले कर दूं या फिर कानून में अपने हाथों में लूं। और अब नेक्स्ट सीन होता है थोड़े से पास्ट का, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि दूसरी लड़की का फायदा उठाने वाला हो, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो कि उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लेते हैं। और हमें पता चलता है कि ये सभी प्लान लुक का था। और अब नेक्स्ट सीन होता है उसी अनाथालय का, जहाँ पर ये सभी लड़कियां ईबा को एक कांच के सामने ले आते हैं। वो जैसे ही उस आईने के सामने देखती है उसके चेहरे के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लुक को देखते हैं जो कि अब रूका को यहाँ से ले जाने के लिए तैयार था। और अब नेक्स्ट सीन होता है बालूर फैमिली के घर का, जहाँ पर हम लुक को देखते हैं जो कि बालूर फैमिली के ओनर की बेटे का चेकअप कर रहा होता है। लुक अब उनसे ये भी बोलता है मैं चाहता हूँ कि आप इस सर्जरी के बारे में किसी को भी ना बता, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं। और अब नेक्स्ट में हम देखते हैं लुक और इस बालूर फैमिली के ओनर को हमें पता चलता है कि ये बंदा है लुक का नकली बाप है। ये बंदा लुक को ये भी बताता है मैंने नकली डॉक्यूमेंट भी बनवा लिए हैं, वैसे तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अब लुक भी रूका से बोलता है अब तो तुम्हारी ऑफिशियली छोटी बहन हो, तुम्हारा नाम होगा रूका बालोर। फिलहाल के लिए हम इस बंदे को लुक का फादर ही कहेंगे। लुक के फादर बोल रहे होते हैं जरा इस नक्शे को देखो, वैसे हमने इस दुकान को तुम्हारे लिए ही खरीदा है, तुम यहाँ पर जो चाहो वो स्टोर खोल सकते हो। लुक ने बताता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए 6 महीने ही हुए हैं, जिस पर कि उसके फादर बोलते हैं मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगा, लेकिन मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे काफी सालों का एक्सपीरियंस है। मैं लोगों को देख कर ही बता देता हूँ कि वो इस धंधे के काबिल है या फिर नहीं। लुक मुझे पता है कि तुम इस बिजनेस को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। नेक्स्ट सीन में लुक भी अपने घर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं डाल्ट और रूका ने उसके लिए खाना बनाया होता है। लुक अपन सभी को बता रहा होता है आज मेरे फादर ने मुझे एक दुकान का ओनर बना दिया है, वैसे इस दुकान को चलाना हमारा मकसद नहीं है, इसके पीछे मैं कुछ और ही करने वाला हूँ। और इस स्टोर को चलाने के 2 ही तरीके हैं, पहले चीज पैसा कमाना और दूसरा हमें ऐसी चीजें रखनी होगी जो कि नोबल्स को हमारी तरफ अट्रैक्ट करे। और लोग ने डिसाइड किया था कि वो कॉस्मेटिक की दुकान खोलेगा जहाँ पर लड़कियों के मेकअप आइटम होंगे। लेकिन डाल्ट अब लुक से बोलती है वैसे मेटियोन में पहले से ही बहुत सारी कॉस्मेटिक की दुकान है, तो हमें यहाँ पर कस्टमर बनाने में मुश्किल होगी। लेकिन लुक उसे बताता है मेरे पास एक रास्ता है। और अब नेक्स्ट में लुक भी अपने मन में सोच रहा होता है अब मैं फाइनली 13 साल का हो चुका हूँ और मेरे पास बस 5 साल और बचे हैं उस योद्धा को हराने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर डाल्ट और रूका भी आ जाते हैं और अब वो दोनों ही लुक के आसपास सो जाते हैं। लुक भी अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार मुझे 2 प्यादे मिल चुके हैं और सभी चीजें प्लान के मुताबिक ही चल रही है। नेक्स्ट में हम लोग उसके मॉम डैड को देखते हैं जो उसके डैड भी बोल रहे होते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने 2 दिनों के अंदर ही एक प्रोडक्ट को तैयार कर लिया। जिस पर लुक की मॉम भी बोलती है उम्मीद है तुम हमारे लिए कुछ बेकार चीजें नहीं लाए होगे और बस मैं तुम्हें अपना असली बेटा नहीं मान, तुम हो तो एक नाजायज ही। लोग उन्हें बताता है कि मैं सिटी में एक कॉस्मेटिक की दुकान डालूंगा जहाँ पर लेडीज के लिए मेकअप आइटम होंगे, जिस पर लोग के डैड बोलते हैं लेकिन यहाँ पर पहले से बहुत सारी कॉस्मेटिक की दुकानें हैं और हमें कस्टमर्स को क्वालिटीज देनी होगी। जिस पर लोग उन्हें बताता है मेकअप का यूज करने से लड़कियां सुंदर तो बन जाती है, लेकिन वो मेकअप लड़कियों की स्किन को खराब कर देता है, उनकी स्किन रूखी सूखी हो जाती है। इसलिए मैंने इस मॉइस्चराइजर को बनाया है जो कि लड़कियों की स्किन में नमी बनाए रखेगा ताकि वो ज्यादा टाइम तक सुंदर दिख सके। और वो सब इस दुनिया में लोशन या फिर मॉइस्चराइजर
मौजूद नहीं है, तो इस दुनिया का ये पहला मॉइस्चराइजर होगा। और अब लुक की माँ भी उस मॉइस्चराइजर को अपने चेहरे पर लगाती है, जिसे लगाने के बाद वो भी काफी खुश थी। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी स्किन पहले से काफी नमीदार बन चुकी है। लुक भी उन्हें बताता है अब अब इसके ऊपर मेकअप लगाई है। लुक की माँ भी मेकअप को लगाना शुरू कर देती है। लुक अपनी डेट को बता रहा होता है अब कॉस्मेटिक की दुनिया में एक नया तो शुरू होगा। वैसे दूसरे कॉस्मेटिक की जगह नहीं लेगा। वैसे इस मॉइस्चराइजर को मेकअप के साथ लगाना काफी आसान होगा। हम देखते हैं लुक की माँ भी अपना मेकअप कर लेती है। वो बोलती है इसे लगाने के बाद पहले से काफी सुंदर लग रही हूँ। लुक बोलता है कि आपको ये पसंद आया। लुक की मॉम बोलती है मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कर, लेकिन मैं इस मॉइस्चराइजर को जरूर रखूंगी। ये बंदा भी अपनी वाइफ से पूछता है वैसे कि तुम्हारे दोस्तों को ये पसंद आएगा, जिस पर लुक की मॉम भी हाँ बोलती है। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी बुराई करने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मैं तुम्हें अपना बेटा मानने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ इस मॉइस्चराइजर के लिए। लुक के डैड भी अब बोलते हैं मैं अपनी कंपनी के सारे रिसोर्सेज तुम्हारे सामान पे लगा दूंगा, बस एक हफ्ते में तुम कितने प्रोडक्ट को बना सकते हो। लुक उन्हें बताता है मैं 200 बोतलें बना सकता हूँ। हम इसे जैसे ही सेल करना स्टार्ट करेंगे दूसरी कंपनियां हमारी कॉपी कर सकती है, इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा। जिसपे कि उसके डेट बोलते हैं मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी, मास लेवल में प्रोडक्शन करने में कितना टाइम लगेगा। लुक उन्हें बताता है पूरे 1 महीने, लेकिन एक प्रॉब्लम, और इस मॉइस्चराइजर को बनाने के लिए पानी और तेल की जरूरत होती है, और जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो 2 हाथे की गुप्त दवाई है, और वैसे इसे बनाने में इतने पैसे लगेंगे। जिसपे कि उसके डैड भी पैसा देने के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट दिन में लुक अपने घर की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर लुक डाल्ट को बता रहा होता है बस हमें मॉइस्चराइजर को बनाने के लिए पानी के साथ साथ पैराफिन की जरूरत होती है, जो कि सोयाबीन के तेल से बनता है, और ये हमारे दुहाते सिटी के अल्बर्ट साम्राज्य में मिलता है। डाल्ट भी बोलती है सोयाबीन को ज्यादा दाम पर बेचकर दुहाते का काफी ज्यादा फायदा होगा। लोग उसे ये भी बताता है मैं कभी भी बाल और फैमिली को मॉइस्चराइजर बनाना नहीं सिखाऊंगा, ताकि ये मुझे यहाँ से निकाल ना सके। और अब 1 महीना बीत जाता है और लुक का कॉस्मेटिक स्टोर भी खुल जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं लड़कियों की काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है, और एक लड़की ने तो काफी ज्यादा मॉइस्चराइजर को बाय कर लिया होता है। ईवा उसे बताती है यहाँ पर एक कस्टमर 2 ही बोतल ले सकता है, और हम देखते हैं रूका वहाँ की असिस्टेंट मैनेजर है। इधर हम दूर बैठे हुए लुक को भी देखते हैं। मैंने सोचा नहीं था इतने कम टाइम में हमारे कस्टमर इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। डाल्टो से बताती है अब हमारे पास दूसरे देशों से भी ऑर्डर आने लगे हैं, और बड़े बड़े नोबल्स और राजकुमारियां आपसे मिलना चाहती है। लुक भी सोच रहा होता है अब मैं अपनी मर्जी से किसी भी नोबल से मिल सकता हूँ। डाल्ट भी अब लुक की तारीफ करते हुए बोलती वैसे आपने रूका के सारियों को भी काम पर लगा दिया। लुक उसे बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब रूका नहीं किया है। और अब लुक भी डाल्ट से पूछता है वैसे सब कुछ कैसा चल रहा है, जिस पर डाल्ट से बताती है हमारी दुकान पर ऐसे बहुत से लोग आए थे जिन्होंने एम्प्लॉइज को रिश्वत देने की कोशिश की ताकि वो लेसदीन को हासिल कर सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लुक बोलता है अब उनका पेशेंस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग को उसके कमरे में देखते हैं। लुक हमें बता रहा होता है बहुत से लोग लेसदीन को हासिल करना चाहते हैं ताकि वो मॉइस्चराइजर बनाकर उसे बेच सके, लेकिन मैं अपना सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगा। लुक को भी अब रियलाइज हो जाता है कि कोई तो है जो कि उसकी तरफ आ रहा है, और वो काफी ज्यादा स्किल्ड है, और वो मुझे किडनैप करना चाहते हैं। लेकिन जैसा ही दरवाजा खुलता है वहाँ से डाल्ट आती है। डाल्ट अपने भाले से ऊपर वाले फ्लोर पर अटैक करती है, जिससे कि वो बंदा वहीं पर मार जाता है। वहाँ से रूका बाहर निकलती है, जो कि इन्हें बताती है दुश्मन को ठिकाने लगा दिया है। लुक भी उनके इस काम को देखकर काफी ज्यादा खुश था। नेक्स्ट में हम लुक को देखते हैं जो कि रूका और डाल्ट के लिए हर्बल टी बनाकर ला रहा होता है। लुक उनसे बोलता है तुमने एक बंदे को जिंदा पकड़ लिया था और तुमने उसके कपड़े भी उतार दिए, तुम उसे टॉर्चर कर रही हो। डाल्ट उसे बताते हैं यार जोर से मत बोलिए, नहीं तो ये आपके बारे में सभी को सब कुछ बता देगा। वो उसके हाथों में एक पिन को कड़ा देती है। रूका भी अब उस बंदे से बोल रही होती है अगर तुमने हमें नहीं बताया कि तुम्हें किसने भेजा है तो तुम्हें ऐसे ही टॉर्चर को सहना पड़ेगा। और हम नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का, जहाँ पर हम देखते हैं लुक कहीं पर जा रहा होता है, और हम नेक्स्ट में हमने दिया बोलती है लुक तुम्हारा स्वागत है। हम देखते हैं लुक वहाँ पर आ जाता है। अगले सीन में ये दोनों साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पर लुक देखता है दिया ने काफी ज्यादा मंत्र बनाए होते हैं। लुक भी उन्हें देखकर हैरान था, और लुक उन्हें जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लेता है। वो दिया से बोलता है अब तुम इस मैजिक को करो, और दिया उस मंत्र को पढ़ते हुए ग्रेविटी के मैजिक का यूज करती है। लुक दिया के लिए कुछ चॉकलेट भी लाया होता है। दिया उन्हें जैसे ही टेस्ट करती है वो लुक को बताती है इसका टेस्ट तो खट्टा मीठा है, जिस पर लुक बोलता है मैं बहुत जल्द एक मिठाई की दुकान भी खोलने वाला हूँ। और अब पूरा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। लुक अब दिया से बोलता है अब मुझे जाना होगा, मैं अगले मंथ जरूर आऊंगा। ऐसा बोलकर लुक वहाँ से चला जाता है। और हमने एक सीन होता है लुक के घर का, जहाँ पर लुक के आई से डाल्ट और रूका सो रखी थी। और हमने एक सीन होता है मॉर्निंग का, जहाँ पर रूका और डाल्ट लुक को गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन तभी डाल्ट को एक अजीब सी स्मेल आती है। वो लुक की चादर को उठाकर देखती है, लेकिन तभी लुक काफी ज्यादा शौक हो जाता है। हमें पता चलता है इन दोनों लड़कियों के साथ सोने की वजह से लुक का पैंट में ही निकल गया होता है। वो उन्हें बताता है मर्दों में ये चीजें होना बहुत ही आम बात है। डाल्ट भी अब लुक को बता देती है कि हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। माँ भी लुक से बोलती हम आपकी सिचुएशन को समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको हमारी कभी भी जरूरत पड़े तो आप हमें बुला सकते हो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। बेचारा लुक भी बैठे बैठे सोच रहा था कि ये भी मेरे प्लान का हिस्सा है। और हम नेक्स्ट में हम रूका के दोस्तों को देखते हैं जो कि अपने काम को खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ चोर आ जाते हैं जो कि उन लड़कियों को लूटने की कोशिश कर रहे थे। ये बंदा बोलता है तुम्हारे पास जो भी पैसा है वो हमें दे दो, और अगर तुम पैसे ना भी दो तुम कुछ और भी दे सकती हो। लेकिन तभी वहाँ पर रूका आ जाती है जो
जो कि उन दोनों चोरों को आराम से धूल चटा देती। रूका भी बोल रही होती है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। वो उन दोनों चोर से भी बोलती है वैसे मैंने तुम्हें आज तक यहाँ पर नहीं देखा, क्या तुम मेल्डिव में नए हो? वो उनके गले पर अपना चाकू रखते हुए बोली है अगर तुम्हें जिंदा रहना तो मेरे दोस्तों से दूर रहना। और अब नेक्स्ट सीन होता है मॉर्निंग का, यहाँ पर हम लोग की दुकान को देखते हैं जो कि कस्टमर से भर रखी होती है। वही हम दूर बैठे लोग को भी देखते हैं कि आराम से चाय पी रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास डाल्ट भी आ जाती है। लोग बोलते हैं डाल्ट तुम्हारा स्वागत है, वैसे सफर कैसा रहा? डाल्ट उसे एक पोटली देती है। हम देखते हैं उस पोटली के अंदर बहुत सारे बटन होते हैं। डाल्ट उसे बताती है ये उन लोगों के बटन है जिन्हें कि मैंने मारा है। लोग बोलते हैं मैंने इसके बारे में सुना है, तुम जंग के मैदान में लाइट की स्पीड में दुश्मनों को मार रही थी और जंग के मैदान में तुम्हें बिजली वाली योद्धा के रूप में जाना जाता है। डाल्ट इस पर शर्माने लगती है। वो लुक को बताती है प्लीज मुझे इस नाम से मत बुला, मुझे इस पर शर्माती है। दरअसल ये सब लुक का ही प्लान था। लुक डाल्ट को जंग के मैदान में भेजकर उसे एक अच्छा वॉरियर बनाना चाहता है। वही लुक ने रूका को इन्फॉर्मेशन और फंड संभालने का काम दिया है। वो ये दोनों ही अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर रही है। और मेल्डिव में लुक को रहते हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं और यहाँ पर लुक ने अपने मॉइस्चराइजर की हेल्प से बहुत से कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। पर एलिक बालोर की झूठी पहचान के साथ नोबल के साथ काफी ज्यादा कनेक्शन बना लिए हैं। यहाँ तक लुक ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क बना लिया था और लुक के यहाँ से जाने का टाइम भी आ चुका है। और अब नेक्स्ट होता है नाइट का। हम लोग के घर में बैठे हुए लुक और रूका को देखते हैं। लुक अब रूका को बताता है अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, तुम्हें ही हमारी कॉस्मेटिक की दुकान को संभालना होगा। रूका भी इस पर मान जाती है। रूका अब लुक को ये भी बताती है मैं दूसरे शहरों में भी अपनी कॉस्मेटिक की दुकान खोलना चाहती हूँ। वो सब मैंने दूसरे शहर में अपनी दुकान के लिए जगह भी ढूंढ ली है। उसे नक्शा भी बताती है। लुक उसे देखकर हैरान था। रूका उसे बताती है पहले यहाँ पर बहुत ही बड़ी कंपनी थी लेकिन अब वो यहाँ से जा चुकी है इसलिए वो लोग जगह को बेच रहे हैं। वही अब लोग भी अपने मन में सोच रहा होता है कि दरअसल मैंने रूका के पास्ट के बारे में पूरी चीजें पता लगा ली है। रूका के माता पिता बहुत ही बड़ी कंपनी के ओनर थे और रूका उनकी सक्सेसर थी। लेकिन एक दिन उनकी कंपनी के मैनेजर ने रूका के मॉम डैड को मार दिया और उस कंपनी को हथिया लिया और रूका वहाँ से भागते हुए मेल्डिव आ गई। और दरअसल रूका जिस दुकान को खरीदने की बात कर रही है वो उसके फादर की पहली दुकान रह चुकी है। लोग रूका से बोलते हैं हाँ मुझे मंजूर है, तुम शहर के बाहर भी अपनी ब्रांचेस खोल सकती हो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब रूका लुक के राइट हैंड बनने के लायक बन चुकी है। और रूका लुक से ये भी बोलती है वैसे मैं आपसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। लुक भी इस पर हाँ बोलता है लेकिन तभी वहाँ पर नोवा अपने दोस्तों के साथ आ जाती है। ये सभी लड़कियां भी लुक को तोहफा देते हुए थैंक यू बोल रही थी क्योंकि लुक ने इन्हें उन गुंडों से बचाया था। लुक बोलता है मैंने इतना कुछ खास भी नहीं किया है, सर ये हमारे किस्मत में मिलना लिखा था। जिस पे कि अब रूका ही बोलती है मिस्टर लुक आप इसे माना ही अपने ना माने लेकिन आपने हमें बहुत बड़े नर्क से बाहर निकाला है इसलिए हम आपके काफी एहसानमंद रहेंगे। और नेक्स्ट दिन होता है अगला दिन का जब पर लुक के जाने का टाइम आ चुका है। लुक भी अपने असली रूप में आ जाता है। रूका डाल्ट और लुक को अपने असली रूप में देखती है। वो लुक के बालों की तारीफ करती है और अब लुक भी रूका को बता रहा होता है और एलिक बालोर यहाँ से जा चुके हैं और अब समय हूँ लुक दुआते हैं। जाता है लुक रूका से भी बोलता है मैं और ना और अपने द्वारा बनाया गया इन्फॉर्मेशन नेटवर्क का तुम्हें बाहर सौंप रहा हूँ, उम्मीद है कि तुम इसका ख्याल रखोगी। और अब डाल्ट भी रूका से बोलती है तुम हमारे साथ नहीं आ रही हो इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। जिस पे कि रूका बोलती हाँ मुझे तुमसे जलन तो हो रही है लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ पर रहकर मिस्टर लुक का काम करूंगी। वैसे वो लुक को ये भी बता दी है मेरे फादर ने मुझे सिखाया था किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसे शक करके परख लेना। मैंने आप पर बार बार शक किया लेकिन अब मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, बस आपको मेरे बिजनेस में मदद चाहिए थी। रूका लुक को ये भी बता दी है जैसे कि आप हर महीने प्रिया से मिलने जाते हैं वैसे आप मुझसे भी मिलने जरूर आना, नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। लुक भी इस पर मान जाता है और अब लुक भी वहाँ से चला जाता है। वही रूका भी अपने मन में सोच रही थी तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी लुक दुहाते के नाम करती हूँ, वो सब मुझसे मिलने जरूर आना मेरे सपनों के राजकुमार। और अब रास्ते में डाल्ट भी लुक को बता रही होती है मुझे वहाँ की याद आएगी क्योंकि वो मेरी पहली दोस्त थी। लुक उसे बताता है तो फिर मैं तुमसे हेलेसिन की डिलीवरियाँ करवाया करूंगा ताकि तुम रूका से मिल सको। जिस पे कि डाल्ट बोलती है वो मुझसे ज्यादा आपसे मिलकर ज्यादा खुश होगी। लुक उससे इसका कारण पूछता है जिस पे कि डाल्ट उसे बताती है मुझे लगता है कि रूका आपको पसंद करती है, वो किसी भाई या फिर दोस्त के रूप में नहीं, आप इसे समझ सकते हो। लुक भी बोलते हैं हाँ मैं समझ गया लेकिन तुम जैसा सोचती हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। दरअसल रूका मेरी तारीफ करती है लेकिन तभी लुक को मैजिक सेंस होता है। हम उस बगी के बाहर बहुत सारे जंगली भेड़ियों को देखते हैं और डाल्ट भी उनसे फाइट करने के लिए तैयार थी। वो अपने एक ही अटैक से एक भेड़िए को मार देती लेकिन हम देखते हैं एक दूसरा भेड़िया उसके ऊपर पीछे से अटैक करने वाला होता है लेकिन डाल्ट उसे बिना देखे ही अपने मैजिक से मार देती है और वो आके भेड़िए को भी मार देती है। लुक भी डाल्ट की तारीफ करते हुए बोलता है अब तुम्हें पहले से ज्यादा सुधार हुआ है। नेक्स्ट में हम देखते हैं लुक भी अपने अलवर साम्राज्य में पहुंच चुका होता है। वो अपने सामने सोयाबीन की फसल को देखता है। वो जैसे अपनी बग्गी से बाहर निकलता है बहुत सारे लोग उसे थैंक यू बोल रहे होते हैं मिस्टर लुक आपकी वजह से हम हमारी सोयाबीन को ज्यादा से ज्यादा दाम पर बेच पाए, हम काफी ज्यादा पैसे भी कमा रहे हैं। और वो लुक का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे कुछ तोहफे भी दे देते हैं। और नेक्स्ट दिन में लुक अपने घर भी पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी मॉम एस्ली उसे गले लगाते हुए बोलती है वो उन दोनों का वहाँ पर वेलकम करती है। और अब लुक भी अपने फादर के रूम में जाता है जहाँ पर क्यों लुक से बोलता है लुक अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम एक मर्द बन चुके हो। मैंने तुम्हें नकली पहचान बनाने के लिए मेल्डिव भेजा था लेकिन मैंने सोचा नहीं कि तुम पहली बार में इतने ज्यादा सफल रहोगे। और
ऐसा कोई भी नोबल नहीं है जो कि एलिक बालोर के कॉस्मेटिक के बारे में नहीं जानता हो। लुक भी उन्हें बताता है मैंने वहाँ पर मॉइस्चराइजर बनाया और बालोर की मदद से उसे पूरे देश में फेमस किया, जिससे कि पूरी मेकअप इंडस्ट्री का पावर ही बदल गया। और वैसे क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें वहाँ पर क्यों भेजा था? दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम असिस्टेंट के काम के अलावा भी किसी और चीज में दिलचस्पी दिखाओ। लोगों ने बताता है मैं कुछ समझा नहीं, इस पर क्यों उनसे बताता है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही बालोर मुझसे मिलने आया था। उसने मुझे बताया है कि तुम असिस्टेंट के काम के अलावा भी बिजनेस में सक्सेस हो सकती हो और मेरे हिसाब से ही बिजनेस ही तुम्हारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। और वो चाहते हैं कि तुम मेल्टू में जाकर उनकी कॉस्मेटिक कंपनी को चलाओ और अगर तुम इस बिजनेस के रास्ते को चुनते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लोग अपने डैड से बोलता है आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि उसे बताता है। दरअसल इस चीज को डिसाइड करने में मैंने भी काफी देर कर दी थी। तुम चाहो तो तुम एक बिजनेसमैन भी बन सकते हो। लोगों ने बताता है दरअसल मैं मेल्टू इसलिए काम से गया था ताकि मैं एक बेहतरीन असिस्टेंट बन सकूं, जिस पर कियोन उसे बताता है वैसे अभी तुमने लोगों को टपकाना शुरू नहीं किया है। लोगों ने बताता है मैं इस काम में पहले भी आपकी मदद कर चुका हूँ। कियोन बोलता है सिर्फ असिस्टेंट के रूप में और अभी तुम्हारे हाथ खून से नहीं रंगे हैं और असली हत्याओं का बोझ काफी भारी होता है। लोगों ने बताता है मैं पहले भी बहुत से लोगों को टपका चुका हूँ। कियोन उसे बताता है अलवर साम्राज्य में चोर डाकू को भगाने से लेकर लोगों की जान बचाने तक जितने भी लोगों को टपकाया गया है वो सब हत्या परिवार नहीं किया है और इस चीज के बारे में अलवर साम्राज्य के लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। और जिस दिन उन्हें ये सब पता चल जाएगा वो हमें साम्राज्य से बाहर निकाल देंगे, भले ही हमने ये सब चीजें लोगों की भलाई के लिए क्यों ना की हो। और वो सब तुम्हें एलिक बालोर की नहीं पहचान दी है और वहाँ पर तुमने बिजनेस का काफी एक्सपीरियंस लिया है, तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। मैं तुमसे एक और बार पूछूं क्या तुम अभी भी लोग दो हाथे के रूप में जीना चाहते हो? लोग कुछ देर सोचने के बाद उन्हें बताता है मैं दो हाथे बनूंगा और दरअसल कुछ चीज ऐसी है जो कि मैं दो हाथे बनकर ही पूरा कर सकता हूँ। और अलवर साम्राज्य के लोग काफी अच्छे हैं। जहाँ तक मैं मेल्टू में जिन लोगों से मिला था वो भी काफी अच्छे थे और मैं सभी जगहों पर शांति लाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं दो हाथे बनूंगा। और अगर इसके बावजूद भी राजा में यहाँ से बाहर निकाल देता है तो मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आपकी दी गई ट्रेनिंग की वजह से मैं कैद तो नहीं होऊंगा और मैं इस काम को अपनी मर्जी से करूंगा और मैं इस बार पुरानी दुनिया की तरह यहाँ पर नहीं मारा जाऊंगा और मैं हमेशा लोगों पर शक करता रहूंगा। और बस बहुत सी ऐसी चीजें और बस ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि मैं दो हाथे बनकर ही पूरा कर सकता। क्यों पूछता है मैं कुछ समझा नहीं। लोगों ने बताता है दरअसल बात यह है कि मुझे दिया भी कौन से प्यार है, मैं उससे ही शादी करूंगा और एक नोबल से शादी करने के लिए मुझे एक एलिट बनना होगा और एक बिजनेसमैन का सोशल स्टेटस काफी कम होता है। कियोन वहीं पर हंसने लगता है। वो बोलते हैं लोग मुझे पता था कि तुम समझदार हो लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा समझदार होगे और तुम एक दिन महान असिस्टेंट बनोगे और ये तुम्हारा पहला काम होगा। तुम्हें इस बंदे को टपकाना होगा। दरअसल ये बंदा पैसे के लालच में हमारे देश के सीक्रेट को दूसरे देशों में भेजता है और हमें इस बंदे को जल्दी ही खत्म करना होगा और मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। तुम उसे जैसे चाहो वैसे टपका सकती हो। लोग भी इस पर मान जाता है और दोस्तों इसी के साथ हमारे पार्ट 2 का यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये एनीमे पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। डिस्क्रिप्शन में हमारे सेकंड चैनल की लिंक दी गई है, आप जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप इस एनीमे का लास्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर से कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्द। नेक्स्ट सीन में लोग डार्ट को बता रहा होता है कि हमें इस बंदे को मारना हो जो कि हमारी सेना की राज दूसरे देशों को बेचता है, लेकिन इससे पहले हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। और लोग लेटर में कुछ कोड वर्ड्स को लिख रहा था और वो इस लेटर को कबूतर के ऊपर टांग देता है, जिस पर कि वो कबूतर अब वहाँ के पास जाने लगते हैं। और अब नेक्स्ट सीन होता है मॉर्निंग का। हम देखते हैं लुक के रूम में उसकी मोम आई थी और लुक को अपनी मोम के बारे में पहले से ही पता चल गया था। वो अपनी मोम से पूछता है वैसे आप यहाँ पर क्यों आई हैं? जिस पर कि एस्ले उसे बता दी है मैं अपने बेटे से मिलने के लिए आई थी। वैसे अब तुम कैसे हो? लुक को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी मोम उसे बता दी है उसे उसके डार्क पास्ट के बारे में सब कुछ पता है क्योंकि डार्ट ने उसे पहले से ही बता दिया था। लुक भी इस पर हैरान था मेरे डार्क सीक्रेट के बारे में अब मेरी मोम को ही पता है, इसलिए अब लुक से ये भी बोल दी वैसे तुम अब काफी बड़े हो गए हो तो तुम अपने सारे सीक्रेट अब मुझे बता सकते हो। लेकिन अब लुक सोने की एक्टिंग करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर डाल्ट आ जाती है, ना कर देता है। लुक अब डाल्ट से उसकी मोम को समझाने के लिए बोलता है। डाल्ट अब एस्ली से बोलती है वैसे मिस्टर लुक अभी शादी के लिए बहुत ही ज्यादा छोटे हैं तो अभी लुक की शादी करना ये सही डिसीजन नहीं होगा। एस्ली बोलती है ये बिल्कुल भी छोटा नहीं है, ये बड़ा हो चुका है। डाल्ट उसे वहाँ पर मस्का लगाने की भी कोशिश करती है, लेकिन ये सब एस्ली के लिए काफी नहीं था। वैसे अब एस्ली डाल्ट से पूछती है क्या तुम लुक की पत्नी बनना पसंद करोगी? जिस पे कि डाल्ट हाँ बोल देती है हाँ बिल्कुल मैं मिस्टर लुक से शादी करूंगी। डाल्ट वहाँ पर शर्माने लगती है, लेकिन लुक एस्ली को बताता है डाल्ट को चिढ़ाना बंद कीजिए। वैसे एस्ली बोलती है लुक तुम मुझसे काफी टाइम से ठीक से बातचीत नहीं कर रहे हो। जिस पर कि लुक उन्हें बताता है वैसे अब मैं काफी बड़ा हो गया हूँ तो मुझे अपनी बातचीत करने के तरीके को भी बदलना होगा। और अब नेक्स्ट सीन होता है रात का, जहाँ पर लुक अपने रूप को चेंज कर लेता है। हम देखते हैं डाल्ट और लुक कहीं पर जा रहे होते हैं। और अब नेक्स्ट सीन होता है मॉर्निंग का, जहाँ पर हम लुक और डाल्ट को देखते हैं जो कि विशाल नामक शहर के पास पहुंच चुके थे, जो कि यहाँ का दूसरा काफी बड़ा व्यापारिक शहर था। और अब वो दोनों एक सुनसान गली में आ जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की आंवले के जाम को बेच रही थी। वो लुक और डाल्ट से पूछती है कि वो आंवले के जाम को लेना चाहेंगे। लुक को भी उस लड़की के ऊपर कुछ शक होता है, वो उस आंवले के जाम को चेक कर देखता है। लुक
लुक उस लड़की से बोलता है क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगी। वो उस लड़की की सारी बोतलों को वहीं पर तोड़ देता है, जिसमें कि वो लड़की वहीं पर रोने लगती है। लेकिन हम देखते हैं उस लड़की के पीछे बहुत सारे गुंडे होते हैं, जिन्हें कि लुक और डार्ट बहुत ही आराम से हरा देते हैं। और असल में ये गुंडे यहाँ पर ड्रग्स बेच रहे थे, जिनके बारे में लुक को पहले से ही पता था। लुक चाहता था कि वो सीधे इनके हेड को पकड़े, इन्हें मारने से कुछ भी नहीं होगा। वैसे ये लड़की जिस आंवले के जाम को बेच रही थी वो असल में एक ड्रग्स था। लुक उसके पास आकर पूछता है वैसे तुम्हें पता है कि ये क्या है, जिसमें कि वो लड़की अब लुक को बताती है कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए उसे इस काम को करना पड़ता है। नेक्स्ट में ये लड़की लुक और डार्ट को अपने घर पर ले आती है, जहाँ पर हम देखते हैं इस लड़की की मॉम उससे दवाइयाँ मांग रही थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है इस लड़की की मॉम को ड्रग्स की लत लग चुकी है और अब वो बिल्कुल ही ड्रग्स के लिए पागल हो चुकी है। वो लुक के ऊपर भी अटैक कर देती है, लेकिन लुक उनके अटैक को ब्लॉक करते हुए उन्हें जमीन पर पटक देता है। साथ ही में अपनी पावर का यूज करते हुए उन्हें वहीं पर बेहोश कर देता है। और अब नेक्स्ट सीन होता है लुक के घर का, जहाँ पर उनके लिए ऑर्ना से कुछ कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट आए थे। हम देखते हैं वहाँ पर लुक और डार्ट भी आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लुक उन्हीं कॉस्मेटिक के सामान को चेक कर रहा था, जहाँ पर उसे महा का मैसेज मिलता है, जहाँ पर लुक को भी पता चल जाता है कि मेरा शक बिल्कुल ही सही था। इन सभी के पीछे काउंट अजूबा बेंगोर है। वैसे काउंट नशीली दवाइयों को बेचता है, लेकिन वो सभी को ऐसा दिखाता है कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। और उसके सच को छिपाने के लिए वो बड़े बड़े रईसों को रिश्वत भी देता है। और इसलिए हमें काउंट बेंगोर को जल्दी ही मारना होगा, क्योंकि वो हमारे सीक्रेट दूसरे लोगों को बता रहा है। और अब नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का, जहाँ पर हम एक बग्गी में देखते हैं लुक और महा कहीं पर जा रहे होते हैं। रुका बोलती है वैसे हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया। लुक बोलता है मुझे मेल्टिव से गए हुए पूरे 1 महीना ही तो हुआ है। वैसे लुक रुका को थैंक यू भी बोलता है, क्योंकि इतनी दूर होते हुए भी वो उसकी काफी मदद कर रही है। वैसे अब रुका लुक से ये भी पूछती है मेल्टिव में जाने के पास से डार्ट और आपके बीच कुछ बात आगे बढ़ी। लुक बोलता है मैं कुछ समझा नहीं, जिस पर कि रुका बोलती है आप दोनों के बीच कुछ तो हुआ होगा, जिस पर कि लुक उसे साफ साफ मना कर देता है हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे हम सभी एक परिवार है और यहाँ पर वो लोग ऐसी ही बातचीत कर रहे थे। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि डिया, डार्ट और रुका ये तीनों लड़कियां लुक को पसंद करती है। और अब नेक्स्ट सीन में लुक वैंकोर सिटी पहुंच जाता है और अब वो दोनों एक महल के पास आ जाते हैं, जहाँ पर एक लेडी उन सभी का स्वागत करती है। वैसे ये लेडी काउंट की वाइफ है, जो कि लुक और रुका का वहाँ पर स्वागत करती है। वैसे लुक यहाँ पर एलिक बालोर बनकर आया है, ताकि वो अपने नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट काउंट की बीवी को दिखा सके। वैसे अब वो लेडी उस नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को ट्राई करती है और वो उसे काफी पसंद भी आता है। लेकिन वो उनसे एक सवाल पूछती है और इस चीज को ट्राई करने के लिए पहले मेरे पास ही क्यों आए, जिस पर कि लुक उन्हें बताता है वैसे भी काउंट बेंगोर काफी फेमस इंसान है और अगर उनकी बीवी हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को ट्राई करेगी तो हमारे प्रोडक्ट को काफी बढ़ावा मिलेगा। वो लेडी भी इस पर खुश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर काउंट भी आ जाता है, जहाँ पर लोग काउंट के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो दोनों अपनी ही बातचीत कर रहे थे। काउंट अब लोग से ये भी बोलता है अगर वो आज रात यहाँ पर रुकेगा तो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। लोग भी उसकी बात को मान लेता है। और हमने एक सीन होता है नाइट का, जहाँ पर काउंट ने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। हम देखते हैं लोग को बहुत सारे प्रिंसेस ने घेर रखा था, वो उससे उसके नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर काउंट की बीबी आ जाती है, जो कि उन्हें वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दिखा रही थी। और अब काउंट भी लुक का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी बीबी काफी खुश है। लोग उससे उसके बिजनेस के बारे में पूछता है कि वो कैसा चल रहा है, जिस पर कि काउंट से बताता है वैसे इतना कुछ खास तो नहीं, लेकिन वैसा ये एक ऐसा बिजनेस है जिस पर बालोर कंपनी की नजर नहीं पड़ सकती। और अब लोग वहाँ पर सभी को अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के बारे में बताता है। सभी लोग पार्टी को काफी एंजॉय कर रहे थे और अब आधी रात बीत जाती है और हम दूर जंगल में लुक और डार्ट को भी देखते हैं। लुक वहाँ पर राइफल क्रिएशन मैजिक का यूज करके एक राइफल को समन करता है और उसे पता था कि काउंट अपनी बालकनी में जरूर आएगा। लुक वहाँ पर निशाना लगाकर बैठ जाता है। काउंट भी अपनी बालकनी में आ जाता है और लुक उसे गोली मारकर वहीं पर खत्म कर देता है। इसी के साथ लुक का यहाँ आने का मिशन कंप्लीट होता है। लुक वहाँ से जाने वाला था, लेकिन वो अपनी मैजिक पावर से काउंट की बीबी को भी देखता है, जो कि वहाँ पर रो रही थी। और उसे देखकर लुक का दिल पिघल जाता है। और ये पहली बार था कि लुक को किसी की हत्या करने के बाद इतना दुख हो रहा था, लेकिन डार्ट आकर उसे दिलासा देती है। और हमने एक सीन होता है अगले दिन का, जहाँ पर हम डार्ट और लुक को एक नाव के ऊपर देखते हैं। वो लोग उस नाव पर काफी मजे कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को अपने सामने एक टापू दिखाई देता है। वहाँ पर लुक महा को भी देखता है और अब वो लोग उस आइलैंड पर आ जाते हैं। रूका अब लुक से पूछती है वैसे उसे ये आइलैंड कैसा लगा। लुक उसे बताता है बिल्कुल सही, ये हमारी मैजिक ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल सही है और वैसे भी कोई नॉर्मल इंसान इस आइलैंड को नहीं ढूंढ सकता। और अब लुक रूका से इन्फॉर्मेशन मांगता है, जिस पर रूका उसे बताती है हाँ मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली है, लेकिन एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी। नेक्स्ट में हम उन सभी को एक बग्गी में देखते हैं, जहाँ पर रूका लुक को एक फाइल देती है जिसमें मैजिक के बारे में लिखा था। डार्ट अब लुक से मैजिक के बारे में पूछती है, जिस पर कि लुक बोलता है ये कैसे मैजिक वेपन होते हैं जिन्हें की कोई नॉर्मल इंसान नहीं बना सकता और ये वेपन एशियन टाइम से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, इसलिए इन्हें कोई
कोई भी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। लेकिन अब रुका उन्हें बताती है, मुझे एक मैजिकल भाला भी मिला है जिसका नाम केबुल है। वैसे मैं इस भाले को खरीदने के लिए कोशिश कर रही हूँ। ये भाला जिस बंदे के पास है उसका नाम है सिद्धांत मैग्नस और वो एक अच्छा वॉरियर है। लोग उसे पूछता है, क्या तुम इस भाले को ले पाओगी? रुका इस पर हाँ बोलती है। वैसे बुरी खबर क्या है? रुका उन्हें बताती है, पड़ोसी राज स्विगिल में सिविल वॉर छिड़ गया है और मिस दिया का परिवार भी इस जंग को ज्वाइन कर रहा है और जो उनका एनिमी है उसका नाम है सिद्धांत मैग्नस और वो पूरा ही एक आर्मी के बराबर है। और अब नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का, जहाँ पर दिया अपनी खिड़की को जैसे ही खोलती है उसके सामने लुक होता है। वो लुक का वहाँ पर वेलकम करती है। वैसे वो लुक से यहाँ उसके आने का कारण पूछती है। लुक उसे पूछता है, वैसे दिया क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना है कि यहाँ पर एक सिविल वॉर छिड़ चुकी है और तुम्हारा परिवार भी अभी जंग में है। जिस पर दिया हंसने लगती है। दिया अब लुक को ये भी बताती है, हाँ वैसे सिविल वॉर तो छिड़ चुकी है लेकिन उस वॉर से हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस अभी हमारी आर्मी में बड़े बड़े मैजिशियन हैं जो कि हमें बहुत ही आराम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लुक अब दिया से बोलता है, मुझे पता है लेकिन तुम्हारा एनिमी बहुत ही पावरफुल है, उसे कोई नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। मैं इस जंग में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मैं चाहता हूँ कि खतरा आने से पहले तुम मेरे साथ चलो। जिस पर दिया गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है, अपनी बकवास बंद करो। वैसे मुझे स्विगिल के बारे में पूरी जानकारी है। दिया अब लुक को ये भी बताती है, वैसे मैं बिकॉन परिवार की डॉटर हूँ और यहाँ की एक लौती सक्सेसर। तो मैं अपनी प्रजा को छोड़कर यहाँ से नहीं भाग सकती और वैसे लास्ट में जो होगा देखा जाएगा। और अब दिया बात को घुमाते हुए लुक से बोलती है, वैसे हम बाहर घूमने चलते हैं क्योंकि मेरे फादर अभी घर पर नहीं है। और अब नेक्स्ट में दोनों मार्केट में आ जाते हैं। हम देखते हैं दिया ने भी अपने रूप को चेंज कर लिया था। लोग उससे बोलता है, बाहर इतना खतरा है और यहाँ घूमना तुम्हारा सेफ है क्या? जिस पर दिया बताती है उसे टेंशन नहीं है क्योंकि लोग उसे बचा लेगा। वैसे अब लोग दिया से पूछता है, वैसे तुम कहाँ घूमना पसंद करोगी? दिया बोलती है, सबसे पहले उसे भूख लगी है। लोग उसे बहुत सारी डिशेज के बारे में बताता है लेकिन लोग वहाँ पर एक और चीज को नोटिस करता है, उसके आसपास तो बहुत सारे रिटायर आर्मी ऑफिसर है। जिस पर दिया अब लोग को बताती है, वैसे ये सभी कोई आम लोग नहीं है। हमारे सिटी के बहुत से लोग मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है ताकि मुसीबत पड़ने पर वो अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट कर सके। और अब वो दोनों एक दुकान पर आ जाते हैं जहाँ पर दिया को एक टेडी बियर काफी पसंद आता है और अब लोग भी अपने एरो से उस टेडी बियर पर निशाना लगा रहा था लेकिन दिया उसे रोक देती है, अगर तुम इसमें अपनी मैजिक पावर का यूज करोगे तो दुकान को नुकसान होगा। और अब लोग अपनी स्किल का यूज करता है लेकिन दिया उसे फिर भी रोक देती है क्योंकि ये चीटिंग होगी। और अब दिया खुद उस टेडी बियर पर निशाना लगाने के बारे में सोचती है और लोग उसे निशाना लगाना सिखा रहा था। वैसे दिया के 2 एरो मिस हो जाते हैं लेकिन तीसरा एरो उस टेडी बियर पर लग जाता है। दिया भी इस पर खुश हो जाती है। और हम नेक्स्ट में हम दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो कि वहाँ पर एक लजामिया नामक डिश को खा रहे थे। लोग को भी वो डिश पसंद आती है लेकिन दिया बोलती है, ये इतनी खास नहीं है लेकिन अगर इस डिश को तुम बनाते तो ये और ज्यादा खास बन जाती। वैसे मुझे पता है कि तुम एक अच्छे कुक भी हो। जिस पर लोग डिसाइड करता है और वो दिया से बोलता है, जब आप अगली बार दोहाते आएंगी तो खाना मैं बनाऊंगा। जिस पर दिया भी मान जाती है। नेक्स्ट में वो दोनों मार्केट में घूम रहे थे लेकिन उन्हें अपने सामने एक बच्चा दिखाई देता है जो कि अपनी मॉम से पिछड़ गया था। और अब दिया भी अपने विड मैजिक का यूज करते हुए उस बच्चे की मॉम का पता लगा लेती है। और हम नेक्स्ट में दिया लुक को एक हॉट स्प्रिंग में ले आती है जहाँ पर जाकर दिया अपने कपड़े उतारने लगती है। लुक अब दिया से ये भी पूछता है, वैसे यहाँ के सभी लोग क्या साथ में नहाते हैं क्या? दिया पूछती है, वैसे तुमने ये क्यों पूछा? लुक भी अब अपने मन में सोचने लगता है, भले यहाँ के लोगों को कोई भी दिक्कत ना होती हो लेकिन मैं जिस दुनिया में पहले था वहाँ पर कोई भी मर्द या फिर औरत किसी के भी सामने अपने कपड़े उतारने में शर्माते थे। लेकिन मैं वैसे इतना भी वीक नहीं हूँ कि किसी लड़की को देखकर मैं पिघल जाऊंगा। लेकिन ये मेरी दूसरी बॉडी है। और वो लोग इस पुल में काफी मजे करते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में शाम हो जाती है और लोग के भी यहाँ से जाने का टाइम आ चुका था लेकिन दिया थोड़ी सी सैड लग रही थी। लोग उसे पूछता है, वैसे क्या हुआ? वैसे अब मैं कुछ टाइम तक बिजी रहने वाली हूँ तो मुझे दोबारा आने का टाइम नहीं मिलेगा लेकिन मेरा जब भी आना होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। इसी के साथ लोग भी अब वहाँ से चला जाता है। दिया अब थोड़ी सी सैड हो जाती है और वो बोलती है, अब ठीक है। हम लगते हैं वहाँ खड़े सभी लोग वो अपने कपड़े उतार देते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये कोई सिटीजन नहीं थे बल्कि ये सभी बिकॉन की आर्मी थी। और दिया भी अपने असली रूप में आ जाती है। वो रोते हुए लुक को गुड बाय बोलती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं लुक भी अपने घर आ जाता है। वो अपने सामने एक बंदे को जख्मी पड़ा हुआ देखता है। वो अपने फादर से भी पूछता है, वैसे ये बंदा कौन है? जिस पर कियोन उसे बताते हैं, इस बंदे को मैंने दवाई दे दी है, वैसे इसने हमें एक काम करने को दिया है और वो काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वैसे तुम्हें काउंट की बेटी दिया बिकॉन को मारना होगा। जिस पर कि लुक भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और अगर तुम चाहो तो तुम इस काम को ठुकरा भी सकते हो, फैसला तुम्हारे ऊपर है। वैसे लुक अपने फादर से भी पूछता है, वैसे स्विगिल में पहले से ही वॉर चल रही है, अगर हम वहाँ पर इंटरफेयर करते हैं तो एक बड़ा क्राइम होगा। और वैसे भी दुआते अल्बर्ट साम्राज्य की सुरक्षा के लिए हत्याएं करता है तो दिया बिकॉन को मारना एक बेवकूफी होगी। कियोन उसे बताता है इसके पीछे एक निजी मामला है। स्विगिल में चल रहे वॉर में दिया के परिवार ने भी उनका साथ दिया था। लोगों ने बताता है उन्होंने पहले ही
भुगतान कर दिया है। कियोन अब लुक से बोलते हैं तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, लेकिन तुम्हें इसके पीछे की सच्चाई नहीं पता है। वैसे दिया बीकॉन का मैजिक काफी ज्यादा पावरफुल है, तो कोई भी रईस इंसान उसे पाना चाहेगा, क्योंकि दिया की मदद से उन्हें एक अच्छा वारिस मिल सकता है जो कि मैजिक के मामले में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा, और कोई भी रईस इंसान दिया का फायदा उठाना चाहेगा। और काउंट और दिया दोनों इन सभी चीजों के लिए तैयार हो चुके हैं। लुक भी अब समझ जाता है कि उस टाइम पर दिया इतनी सैड क्यों थी। उसे पता था कि अब वो दोहाते नहीं आ सकती। वो सब कियोन बोलता है जहाँ तक मुझे पता है काउंट के लोग दिया को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। उन्होंने एनिमी के आए गए मैसेंजर को भी मार दिया है और वहाँ के सभी लोगों ने पूरे राज्य को कवर कर लिया है और वो लोग दिया और काउंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लोग बोलता है अच्छा ये बात है, बहुत सभी लोग दिया को मारना चाहते हैं, वैसा ये करना कौन चाहता है? कियोन उसे बताता है ये और कोई नहीं बल्कि काउंट बीकॉन है, दिया के फादर। उन्होंने अपने इस मैसेंजर को यहाँ पर भेजा है जो कि मौत से लड़ते हुए यहाँ पर पहुंचा। कियोन लोग को ये भी समझाता है हमें दिया को असलियत में नहीं मारना होगा, बल्कि ये सब एक नाटक होगा, और जैसे ही दुश्मन की आर्मी को पता चलेगा वो अपने आप ही पीछे हट जाएगी। लुक भी उनके प्लान को समझ जाता है। लुक अपने डैड से एक और सवाल पूछता है वैसे मैंने सोचा नहीं था कि आप अपने दोस्त के लिए दुहाते के उसूलों को तोड़ेंगे। कियोन बोलता है मेरी चिंता मत करो, बस अभी काउंट का मेरे ऊपर एक बड़ा एहसान था, इसलिए मुझे इस काम को करना ही होगा। लुक बोलता है अगर मैं मना कर दूं तो फिर इस काम को मैं खुद ही करूंगा, लेकिन बीकॉन पहुंचने में मुझे काफी टाइम लग जाएगा, तब तक काफी देर हो चुकी होगी और मेरा मैजिक भी खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बस ये बंदा भी 3 दिनों पहले बीकॉन से निकला था और मुझे ये भी पता है कि ये हमारी एक पर्सनल प्रॉब्लम है जो कि दुहाते के नियमों के खिलाफ है, लेकिन मेरी ये तुमसे एक रिक्वेस्ट है। लुक को एक्सेप्ट करने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। कियोन उससे इसका कारण पूछता है। लुक बोलता है इसके 3 कारण है। पहला, दिया ने उसे मैजिक सिखाया था। दूसरा, वो दिया को पसंद करता है। तीसरा, उसने दिया से ये भी वादा किया था जब भी वो प्रॉब्लम में होगी तो लुक उसकी मदद करेगा। कियोन बोलता है अच्छा ये बात है, बस मैंने अभी दुहाते की रूल्स को बस एक ही बात तोड़ा है, किसी की रक्षा करने के लिए। क्या तुम उसे जाना चाहोगे? लोगों ने मना कर देता है, लेकिन कियोन उसे फिर भी बताते हैं मैंने ये रूल तुम्हारी मॉम के लिए तोड़ा था। लोग इस पर काफी शौक हो जाता है। कियोन उसे बताते हैं वो तो तुमने ये चीज पहले ही नोटिस कर ली होगी, ये असली बीकॉन परिवार की बेटी है, इस हिसाब से दिया और तुम कजिन्स हुए। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मेरे बेटे को भी एक दिन ये डिसीजन लेना होगा। वो लुक को गुड लक बोलते हैं। नेक्स्ट में लुक भी बीकॉन जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर डांट आती है जो कि लुक से बोलती है वैसे मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। लुक उसे बताता है मुझे यहाँ से 300 किलोमीटर दूर जाना है, जिसमें कि डांट उसे बताती है हाँ इसके बारे में मुझे पता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है, अगर आप अपनी पूरी पावर का भी यूज करते हो तो भी आप टाइम पर नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी मैजिक पावर को तुम्हारे साथ बांटूंगी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि डांट आधे रास्ते तक लुक की उसकी मैजिक पावर बचाने में मदद करेगी और अब वो दोनों वहाँ से भागना शुरू करते हैं। डांट लुक के आगे भाग रही थी, वैसे लुक अपने मन में सोच रहा था जब भी वो अपनी फुल स्पीड में भागते हैं तो हवा का प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है जो कि हमारी एनर्जी को काफी हद तक कम कर देता है, और जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ेगी हवा का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। वैसे डांट ने यहाँ पर अपनी शील्ड का यूज करते हुए हवा के प्रेशर को काफी हद तक कम कर दिया था, और डांट यहाँ पर लुक के बोझ को कम से कम करना चाहती थी, लेकिन इस चीज की वजह से डांट पर काफी ज्यादा बोझ आ गया था। लेकिन रास्ते में बारिश होना शुरू हो जाती है और हवा की स्पीड भी तेज हो गई थी, जिसकी वजह से डांट पर ज्यादा प्रेशर आ रहा था। साथ ही में उसकी शील्ड भी अब कमजोर हो रही थी। लुक अब डांट से बोलता है इतना काफी है, लेकिन डांट लुक की बात को नहीं मानती। वो काफी ज्यादा स्पीड में आगे जाने लगती है, लेकिन कुछ मिनट चलने के बाद ही डांट की शील्ड टूट जाती है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन लुक आकर उसे पकड़ लेता है और अब डांट भी रोते हुए लुक से बोल रही थी वो बस इतना ही कर सकती है। लुक बोलता है इतना काफी है। वैसे डांट लुक से ये भी पूछती है क्या आप दिया को पसंद करते हो? लुक हाँ में जवाब देता है। डांट बोलती है तो फिर आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मिस दिया को लेकर ही लौटेंगे। लुक इस पर हाँ बोलता है और अब लुक वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं डांट वहाँ पर रोना शुरू कर देती है। वैसे आप सभी को पता ही होगा कि डांट भी लुक को पसंद करती है, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और हमने एक में लुक भी बीकॉन पहुंच गया था, जहाँ पर वो देखता है एनिमी की आर्मी में पूरे 1500 से भी ज्यादा लोग हैं, लुक की उम्मीद से भी कहीं ज्यादा, और बीकॉन की आर्मी में कुल 200 लोग हैं। लुक वहाँ पर एक चीज को भी नोटिस करता है कि एनिमी की टीम में से बहुत से लोग हैं जिनके पास मैजिक है। लुक वहाँ पर अपनी राइफल को समन करता है और अपनी पोजीशन लेता है। लुक भी उन सभी को शूट करने लगता है। बस लुक उन लोगों को टारगेट बना रहा था जिनके पास मैजिक पावर है। एनिमी भी समझ आते हैं कि उनके पीछे से अटैक हुआ है, वो भी अपनी बंदूकों से लुक के ऊपर अटैक कर देते हैं। लुक भी अपना डिफेंस कर रहा था। लुक भी अपने विंड मैजिक का यूज करते हुए उन सभी की आवाज को सुनता है। जब हम लगते हैं वो सभी सैनिक काफी घबरा चुके थे। लुक को भी पता था कि ये बहुत ही अच्छा मौका है अटैक करने का, और वो वहाँ पर एक तीर कमान को समन करता है और वो अपने तीर में फाउल स्टोन को लगा देता है और अब लुक उनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वहाँ पर काफी बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। और लुक अपने स्पेशल विजन से अपने सामने दिया को भी देखता है जो कि खिड़की के बाहर बंदूक ताने बैठी थी। इधर हम बीकॉन की आर्मी को देखते हैं जिन्हें की एक मौका मिल चुका था और वो अपने एनिमी के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। इधर लुक भी अपने
सर्च मैजिक से एक ऐसी जगह को ढूंढ रहा था जहाँ पर वो दिया की मौत का नाटक कर सके। उसे वो जगह भी मिल जाती है और अब वो दिया की तरफ ही जा रहा था। लुक भी दरवाजे के ताले को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है जहाँ पर वो अपने सामने दिया और उसके फादर को देखता है। दिया भी खुश होते हुए लुक की गले आकर लग जाती है। दिया बोलती है कि अब वो उसके लिए यहाँ पर आया है। लुक इस पर अपना हाँ में जवाब देता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम गॉड को देखते हैं जो कि बोल रही थी जिस बंदे ने पुनर्जन्म लिया था दुनिया को बचाने के लिए उसकी मौत जरूरी है। और अब नेक्स्ट सीन जाता है लुक की तरफ जहाँ पर दिया का फादर लुक से बोल रहा था, पहले मुझे लगता था कि मेरी बेटी प्यार में अंधी हो चुकी है, लेकिन अब मुझे मेरा जवाब मिल चुका है। वैसे मेरा नाम है वेल्सन। लुक अब वेल्सन को बताता है कि वो उनकी रिक्वेस्ट का जवाब देने के लिए यहाँ पर आया है। वेल्सन अब लुक से ये भी बोलता है वो इस वॉर को जल्दी खत्म करना चाहता है। अब लुक भी उन्हें अपना प्लान बताता है कि हम दिया की मौत का नाटक करेंगे। वैसे लुक ने यहाँ पर एक नकली डेड बॉडी भी तैयार कर ली थी जैसे कि सभी लोगों को लगेगा कि वेल्सन और दिया मारे जा चुके हैं। और अब लुक भी दिया को बता रहा था कि उसे कैसा एक्टिंग करनी है। दिया भी अब बाहर चिल्लाने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी लुक को बहुत ही बुरा फील होता है जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो। लुक भी सोच रहा था इस फीलिंग का मतलब क्या है। ऐसा फील मुझे तब होता है जब खतरा पास आने वाला हो। अब हम दूर पर एक बंदे को देखते हैं जो कि अपनी भाले से उन सभी पर अटैक कर देता है। वो अटैक बिकॉन की आर्मी को जाकर लगता है। साथ ही में एक भाला दिया की तरफ ही आ रहा था, लेकिन लुक भी अपना जवाबी हमला करता है। साथ ही में वो दिया को वहाँ से हटा देता है, लेकिन लुक का हमला भी उस भाले को नहीं रोक पाता। हम देखते हैं वो हमला सीधे ही दिया के मेंशन पर आकर लगता है जैसे कि वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं वो भाला दोबारा से अपने मास्टर के पास जाने लगता है। लुक भी अपने स्पेशल विजन का यूज करता है। वो उस बंदे को देखता है। लुक भी काफी हैरान था, इस बंदे के पास तो काफी ज्यादा मैजिकल एनर्जी है। लुक भी वहाँ पर अपनी कैनल क्रिएशन मैजिक का यूज करता है। वहाँ पर वो एक तोप को समन करता है। लुक अपनी कैनल से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ पर काफी खतरनाक धमाका होता है। और अब लुक भी अपने स्पेशल विजन से उस बंदे को देखता है जैसे कि लुक के अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था। वैसे इस बंदे का नाम शैतान था मैग्नस है। मैग्नस भी बोल रहा था बहुत टाइम के बाद मुझे दर्द हो रहा है। ये दर्द बिल्कुल ही असहनीय है, लेकिन उसे तो इस दर्द में काफी ज्यादा मजे आ रहे थे। और मैग्नस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उस गुस्से की वजह से उसकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। साथ ही में उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ रही थी। इधर लुक को भी पता चल गया था कि उसकी अगली गोली भी इस बंदे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इधर वेल्सन भी लुक से बोल रहा था लुक तुम दिया को लेकर यहाँ से चले जाओ, हमें दिया की मौत का नाटक करने का टाइम नहीं मिलेगा। लुक पूछता है वैसे क्या तुम इस बंदी को जानते हो। वेल्सन उसे बताता है ये वही बंदा है जिसने वॉर को खत्म किया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएगा और इस बंदे को रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और मैग्नस भी उन सभी को चिल्लाते हुए बोल रहा था माना सुना कि यहाँ पर एक ऐसी लड़की जिसका मैजिक काफी खतरनाक है, लेकिन मुझे यहाँ पर उससे भी कुछ बेहतर मिल गया है। मैग्नस चाहता है कि लुक उससे फाइट करे और अगर लुक उसे हरा देता है तो वो अपनी आर्मी के साथ यहाँ से वापस चला जाएगा। लुक को भी पता चल जाता है कि ये बंदा शैतान था मैग्नस है और उसके बारे में रुका नहीं उसे पता था कि इस बंदे के पास एक भाला है जिसका नाम केबुल है और उस भाले का कोई भी तोड़ नहीं है। साथ में इस भाले को कोई भी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। और अब नया सीन होता है लुक के घर का जहाँ पर हम एस्ले को देखते हैं जैसे कि लुक की चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ हम कियोन को भी देखते हैं जो कि अपने रूम में गिटार को बजा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एस्ली आ जाती है जो कि कियोन से बोलती है वैसे उसे एक मैसेज मिला है। कियोन भी उस मैसेज को देखता है, वो बोलता है क्या है क्यों था। नेक्स्ट दिन में मैग्नस भी लुक से बोल रहा था अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा और मुझे पहली बार कोई ऐसा मिला है जो कि मुझे टक्कर दे सकता है। लुक को भी पता चल गया था कि वो यहाँ से नहीं भाग सकता। लुक भी डिसाइड करता है कि वो मैग्नस से फाइट करेगा, लेकिन दिया उसे रोकती है और बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा पाओगे। लुक उसे बताता है मुझे पता है कि मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन मैं पीछे भी नहीं हट सकता। दिया बोलती है ये तो एक लापरवाही होगी, तुम उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। लेकिन लुक वहाँ पर टंक्सन क्रिएशन मैजिक का यूज करता है। वो वहाँ पर एक परमाणु बम या फिर एक मिसाइल को समन करता है। वो दिया को बताता है दिया मैं कोई सूरवीर नहीं हूँ, न ही मैं कोई वॉरियर हूँ, मैं एक अससन हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और लुक उस बड़ी सी मिसाइल को वहाँ से दूर भेज देता है। वो वेल्सन से भी बोलता है मैं इस फाइट को खत्म करने वाला हूँ तो मुझे किसी एविडेंस की भी जरूरत होगी। वेल्सन भी उसकी बात को समझ जाता है, लेकिन वेल्सन लुक को ये भी बताता है हमारी सेना उसे कुछ देर तो संभाल ही लेगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दिया को लेकर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन लुक नहीं बताता है मुझे पता है आपकी आर्मी 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगी, लेकिन मैं उससे पहले ही इस बंदे को टपका दूंगा। लुक और वेल्सन भी अब मैग्नस की तरफ ही जा रहे होते हैं। उन्होंने पूरी आर्मी को भी पीछे कर दिया था। मैग्नस अब लुक से बोलता है क्या तुम फाइट के लिए तैयार हो। लुक उसे बताता है हाँ बिल्कुल मुझे चैलेंज एक्सेप्ट है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैग्नस बोलता है कि फाइट में ये सभी बातें नहीं होती। लुक भी अपने मन में सोच रहा था 444 सेकंड और बचे हैं और अब लुक उसे अपना नाम फेरिंग मार्कोनी बताता है। मैग्नस बोलता है मैं इस नाम को याद रखूंगा, आज तुम्हारी वजह से मैं पहली बार घायल हुआ, मैंने अपने खून के स्वाद को चखा, तुम्हारा शुक्रिया। लुक को भी समझ में आ गया था कि उसे क्या करना है। वैसे लुक मैग्नस से ये भी बोलता है वैसे अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आर्मी पीछे हट जाएगी। मैग्नस बोलता है हाँ बिल्कुल और मैं भी यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आऊंगा, लेकिन अगर कोई बीच में आया तो मैं उसे मार दूंगा।
दूंगा, वैसे हम एक समझौता कर सकते हैं। लेकिन लुक उसे बताता है मैं इस फाइट के दौरान तुम्हें मारने वाला हूँ, अगर तुम्हारे मरने के बाद भी अगर मेरा वादा पूरा ना हुआ तो। मैग्नस भी लुक की ये सभी बातें सुनकर काफी खुश हो रहा था। वो अपने बंदे को बुलाता है और बोलता है अगर मैं इस फाइट के दौरान मारा जाता हूँ तो तुम मेरे वादे को पूरा करोगे। लुक बोलता है मेरा आखिरी सवाल है, अगर मैं हार गया तो क्या होगा। मैग्नस उसे बताता है मैं राजकुमारी का अपहरण कर लूंगा और यहाँ पर सभी को खत्म कर दूंगा। और मैग्नस भी इस फाइट के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन टाइम लेते हुए लुक अब मैग्नस से ये भी बोलता है फाइट हम दोनों की होने वाली है तो यहाँ से सभी सैनिकों को दूर भेज दो, मैं नहीं चाहता कि वो लोग यहाँ पर मारे जाए। मैग्नस भी अपने सभी सैनिकों को यहाँ से दूर भेज देता है। विल्सन भी वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ हम गॉडेस को भी देखते हैं जो कि इसी फाइट को लाइव देख रही थी। इसी के साथ लोग वहाँ पर अपने टाइटेनियम के चाकू को समन करता है। मैग्नस बोलता है तुम इस छोटे से चाकू से मुझे नहीं हरा पाओगे, लेकिन लुक उसे बताता है तुम्हारे हमले से पहले ही ये फाइट खत्म हो जाएगी। मैग्नस भी अपनी पावर को रिलीज करता है। लुक अब मैग्नस को ये भी बताता है जैसे ये सिक्का नीचे गिरेगा फाइट वैसे ही शुरू हो जाएगी। मैग्नस भी तैयार हो गया था, वो सिक्का भी अब नीचे आकर गिर जाता है और लुक को भी मौका मिल गया था। हम देखते हैं ऊपर से एक मिसाइल नीचे आकर गिरती है, वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। अब हमें थोड़ी सी पास्ट का सीन दिखाई देता है जहाँ पर लुक हमें बता रहा था कि इस चीज का आइडिया मुझे अपनी पुरानी दुनिया से आया था, जहाँ पर मेरी पुरानी दुनिया में ऑर्बिटल वेपन को डेवलप किया गया था और एक ऑर्बिटल मिसाइल है जिसे कि स्पेस से छोड़ा जाता है और एक परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक होती है। और लुक ने यहाँ पर अपने मैजिक का भी यूज किया था जिससे कि ये ऑर्बिट और भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। वैसे लुक ने इस चीज की प्रैक्टिस उस सुनसान आइलैंड पर की थी जो कि रूका ने ढूंढा था और ये मिसाइल 111 बॉम्ब की बराबर है। और अब सीन आता है प्रेजेंट में जहाँ पर उनकी फाइट जैसे ही शुरू होने वाली थी वो ऑर्बिट मिसाइल आकर मैग्नस को लगता है और वहाँ पर काफी बड़ा खतरनाक धमाका होता है जिसे देखकर तो सभी लोग भी काफी हैरान थे। और लुक भी अपने आप को बचाने के लिए बैरियर का यूज करता है। लुक दूर आकर एक पत्थर से टकराता है और लुक भी जख्मी हो गया था, लेकिन लुक खुश था कि उसने इस काम को पूरा कर लिया और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अपना में दिया लुक को उठा रही थी और लुक भी जाग जाता है। दिया उसके गले लग जाती है, बोलती है मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। वैसे दिया उससे ये भी पूछती है कि तुम अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ पर क्यों आए। लुक उसे बताता है कि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन लुक ये भी बोलता है वैसे यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है जैसे कि हम तुम्हारी मौत का नाटक नहीं कर पाएंगे, लेकिन खैर इस बात को रहने दो। लेकिन अब लुक वहाँ पर दिया को किस करता है। लुक अपने मन में ये भी सोच रहा था वैसे ये पहली बार है कि मैं किसी को टपकाने में फेल हुआ हूँ। और अब नेक्स्ट सीन होता है लुक के घर का जहाँ पर लुक दिया को लेकर आ गया था और वहाँ पर सभी लोग भी काफी खुश थे। नेक्स्ट सीन में लुक के फादर भी लुक से बोल रहे थे मुझे खुशी है कि लुक तुमने इस मिशन को पूरा किया। लुक ने बताता है कि मैं पहली बार किसी को टपकाने में फेल हुआ हूँ, जिस पर कि कियोन बोलता है ये जरूरी नहीं है, दिया जिंदा है ये हमारे लिए बहुत है, वैसे अब से दिया तुम्हारी छोटी बहन बनकर यहाँ पर रहेगी। लुक बोलता है वो तो मुझसे 3 साल बड़ी है, जिस पे कि कियोन ने बताता है वैसे दिया एस्ले की तरह दिखती है और वो दिखने में भी एक छोटी बच्ची की तरह है, इसलिए वो तुम्हारी छोटी बहन बनेगी। लेकिन एक जरूरी बात, हमारे अल्फत साम्राज्य में एक योद्धा दिखाई दिया है। लुक भी इस पर थोड़ा सा हैरान हो जाता है तो क्या मैग्नस वो योद्धा नहीं था। कियोन बोलता है बहुत ही जल्द हमें डीमन किंग भी दिखाई देने वाला है, इसलिए लुक तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सावधान रहना होगा। और हम नेक्स्ट में हम उस योद्धा को भी देखते हैं जिसका नाम एपेनो रियानो था। वैसे इसी के साथ इस एनिमे के सीजन 1 का यहीं पर एंड होता है। वैसे आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर से बताना। साथ ही में इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन में हमारे सेकंड चैनल की लिंक है जाकर आप उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही में मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही अलग नई वीडियो के साथ।